दी वन एंड ओनली रानी मुखर्जी मैम, मुझे अभी आपसे मिलना है और मैम मर्दानी 4 में मुझे वापस ले लो। मैंने देखा है मर्दानी 2। आई वाज लाइक शिट, ये बहुत ही वियर्ड किस्म का इंसान है, बट जब वो आपको मार रहे थे तो बहुत खुशी हुई। पता नहीं बेइज्जती क्यों लगती। चलो निकले। जो रिकग्निशन मिल रही है, ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है, ये सब अभी हो रहा है। मेरा बचपन एक्चुअली लोअर मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से मैं रहा हूँ। तो मेरा जन्म मलाड में हुआ, तो गुजराती मीडियम में मैंने पढ़ाई की। मैंने पापा को खोया। काम वाली बाई थी ना मेरी मम्मी, तो हर जगह पे घर पर पे जाके वो काम करते थे। तब मैं वो जब सोचता हूँ तब ऐसा लगता है कि मैं किस बात की जीवन में कंप्लेन भी करूँ। जीरो से आगे आते हैं तो दो तरीके से बदलते हैं। एक तो वो बदलते हैं, अब दुनिया ने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं लोगों को बताऊंगा। हाँ। और एक ये हो सकता है कि अब हम और हम्बल हो जाते हैं। तो मैं जितना आगे जाता हूँ मुझे वो हम्बल फीलिंग और बढ़ती है। हाउ डिड होमबाउंड हैपन? राइट लेग पे डोमेस्टिक एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा टेंडेंट कट हो गया। तो मैं हॉस्पिटल गया, स्टिचेस लिए, फिर मैं वापस टेस्ट करने गया और उन्होंने टेस्ट किया और मैंने कहा कि आप सिर्फ इतना ही लेना, पैर पता नहीं चलना चाहिए कि इसको, क्योंकि ऐसा ना हो कि अरे यार ही इज इंजर्ड और ही विल नॉट बी एबल टू शूट, तो आई थिंक इसको कास्ट नहीं करते। मैंने बोला ऐसा कुछ मत करना। तो एक पैर पे धर्मा की सीढ़ी चढ़ गया। ईशान और मैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन चुका हूँ क्योंकि वो एकदम केयर करता है। मैंने उसको बोला भाई ये लड़का बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा होगा। ये बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा होगा। हाँ, फुल ग्रीन फ्लैग है। मुझे ये भी बहुत स्ट्रेंज लगा कि जानवी मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर पे उसको मजाक क्यों आ रहा है। ये मिडिल क्लास जोक पे क्यों हंस रही है, इसको बकर करने में मजा कैसे आ रहा है। मैंने ये तो बहुत क्लासी वाली लड़की है, ये तो उसकी अपब्रिंगिंग इतनी अलग रही है। वो जानती है वो क्यों यहाँ पे है, वो जानती है कि उसको जो प्रिविलेज मिला है वो बहुत रेयर है और एट द सेम टाइम वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करती। नेपोटिज्म और आउटसाइडर, दूसरे की प्रॉब्लम हमसे अलग होने का मतलब ये नहीं है कि उनके प्रॉब्लम नहीं है। प्रिविलेज होने के बाद भी इश्यूज तो फेस करने ही पड़ते हैं, लोगों का प्रेशर तो मिलता ही है। पर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम अ फिल्म फैमिली उनको एक्सेस कम है, उनको बहुत अच्छा एक्सेस मिलता है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ अब, मम्मी के हाथ के खाना सबसे फेवरेट आइटम कौन सी है? गुजराती में कहते हैं રીંગણા બટેટાનું શાક Yum. અને ભાત, आपको तो पता ही है। Of course. और मुझे डोसा पसंद है। रास्ते में जो बनता है, प्रसाद थिएटर है उसके पास, मीरा रोड वाले लोगों को पता होगा, वहाँ पे डोसा इडली ये सब इतना टेस्टी मिलता था। और यस, आई गो टू बंटी जूस सेंटर ऑल्सो, बोरीवली वालों को ये पता होगा। दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। वेलकम टू ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे। विशाल, केम छो? अरे मजा हुआ, थैंक यू थैंक यू। आप काफी वायरल जा रहे हो आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे, आप ही आप हो सबके एक्सप्लोर पे, तो ये कैसे हुआ? पता नहीं कैसे हुआ, तो मैजिक हो गया, समझ में नहीं आया कैसे हो गया ये सब। वही गाना बज रहा है, कैसे हुआ। आपको हमारे महफिल में भी आना है उसके बाद। मुझे बहुत पसंद है जैमिंग करना, ऐसे म्यूजिक वाले माहौल में बैठना। मुझे ऐसे थोड़ा बाथरूम सिंगर हूँ, बट थोड़ा गाना भी टूटा फूटा गाना पसंद है मुझे, और ऐसे म्यूजिशियंस के बीच में बैठना मुझे बहुत पसंद है। Why are you going viral suddenly? आपको क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ दिस ऑस्कर बज़। वो भी एक है, इन दिनों एक तरीके का एक एनलाइटनमेंट हो गया है, जहाँ पे मैंने अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है, एक लिबरेट हो गया हूँ मैं। तो पहले जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बता नहीं पाता था, आई थिंक इन दिनों मैं बता पाता हूँ। लोगों की आंखें हैं, फिल्म ने बहुत अच्छा किया है, और इंटरनेशनली रिकग्निशन मिल रहा है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ों से एक ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और अटेंशन जब मिलता है तो आपको थोड़ा यू फील गुड, पीपल आर देयर टू लिसन टू यू, और वो लोग आपकी बात सुनते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। यू नो, एक कहते हैं कि द बेस्ट वे टू गिव रिस्पेक्ट इज टू लिसन टू समवन, और जैसे ही आपको रिस्पेक्टेड फील होता है यू फील कॉन्फिडेंट। आई थिंक बिकॉज ऑफ ये सब और कुछ बातें जो कही, जो आई थिंक क्या हुआ कि जैसे अपने आप को एक्सेप्ट किया, तो जो बातें मैं कहता हूँ ज़्यादा ऑनेस्टी से और ज़्यादा एक्सपीरियंस से बता पाता हूँ। मेरी कोई भी ज़िंदगी में ऐसी बातें कम ही होती है जो मैंने सिर्फ बुक में पढ़ी हो। मैंने पूरी ज़िंदगी में हर एक चीज़ें बहुत ही एक्सपीरियंस से सीखी है, और जो एक्सपीरियंस से सीखी हुई बात रहती है वो जब आप कहते हैं तो वो अलग तरीके से लोगों को कनेक्ट करती है। और बहुत सारे एक्टर्स भी
या कोई भी आई थिंक लेमैन भी हो, हम जो गो थ्रू करते हैं उसका जब मैं एक्सपीरियंस बताऊँ उनको बहुत रिलेटेबल लगती है। तो मे बी शायद इसलिए मुझे लगता है वायरल हो रहा है। आई एम ग्लैड, मुझे मज़ा आ रहा है। ऑफ कोर्स। लेकिन जो अब हो रहा है व्हिच इज जो रिकग्निशन मिल रही है, द फैक्ट दैट ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है, ये सब अभी हो रहा है, लेकिन जो अब तक की जर्नी रही है वो काफ़ी अलग रही है जी। इन डिफरेंट पार्ट्स, जी। राइट? आई थिंक कि कुछ टर्निंग पॉइंट्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आपके जो चाइल्डहुड फॉर्मेटिव ईयर्स है उसके बारे में पहले बात करते हैं। लाइक व्हाट इज इट दैट यू लर्न वहाँ? जैसे आपने कहा कि मैंने एक्सपीरियंस से ही सीखा है, जी। तो वो चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस कैसे रहा? ओह! तो मेरा बचपन एक्चुअली लोअर क्लास में रहा है। लोअर मिडल क्लास या पुअर फैमिली से मैं रहा हूँ, जो कि मैं बहुत प्राउड से बोलता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरे जीवन में हुआ। जिससे क्या हुआ कि मुझे एज़ एन एक्टर और एज़ अ पर्सन ग्रो करने का मौका मिला। तो मैंने अपने मम्मी-पापा के लाइफ़ को कुछ ग्लिम्पसेस में देखा है, जितना बचपन में याद रह पाया। फिर मैंने छोटी उम्र में अपने पापा को खो दिया था और मैंने देखा कि मेरी मॉम सिंगल हैंडेडली हमें कैसे आगे लेके आई। तो उनके स्ट्रगल, फाइनेंशियल क्राइसिस देखे मैंने। एट द सेम टाइम मैंने बहुत वैसा वाला बचपन नहीं देखा जो हर एक बचपन देखता है। अब मुझे ये सारी चीज़ें तब तो समझ में भी नहीं आता था, बट अब जब मैं पीछे जाके देखता हूँ मुझे पता चलता है कि बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ जो एक्चुअली जो नॉर्मली किसी भी बच्चे की होनी चाहिए वैसी नहीं थी। बट उसी की वजह से मैं एज एन एक्टर और एज अ परफॉर्मर, एज अ पर्सन बहुत ही ग्रो हो गया। तो बचपन मेरा वहाँ पे थोड़ा इस तरीके का अगर वन लाइनर कहूँ तो, और बाकी अगर आपको मैं थोड़े किस्सों के तौर पे बताऊँ तो मैंने गुजराती मीडियम स्कूल में, मैं मलाड में रहता था मैं पहले, क्योंकि ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे की बात करें हम लोग, मैं बताता हूँ मैं मुंबई से कहाँ पे हूँ। तो मेरा जन्म मलाड में हुआ। मैंने फर्स्ट टू 6 स्टैंडर्ड तक एक स्कूल थी JDT, ज्योत्सना धीरजलाल तलकचंद हाई स्कूल, तो गुजराती मीडियम में मैंने पढ़ाई की। और 6 स्टैंडर्ड के बाद हम शिफ्ट हो गए मीरा रोड, भाईंदर में एक स्कूल था, मैंने वहाँ पे 3 साल पढ़ाई की। फिर मैं कांदीवली पढ़ने लगा और फिर ठाकुर कॉलेज में मैं पढ़ने लगा और फिर हम ठाकुर मतलब कांदीवली शिफ्ट हो गए। तो मेरा बचपन ऐसे गुजरा है। और जब मैं 9th क्लास में था तब मैंने एज अ बैकग्राउंड डांसर काम करना शुरू किया था। तो सारेगामापा लिटिल चैम्प्स एक शो आता था जिसमें ग्रैंड फिनाले था। वहाँ पे सलमान सर, अजय देवगन सर और आसीन मैम आए थे लंदन ड्रीम्स का प्रमोशन करने, और मैं वहाँ पे एज अ बैकग्राउंड डांसर काम करता था। और पर कुछ समय के बाद आई रियलाइज्ड कि ये मेरे लिए नहीं है, और डांसिंग आपको बहुत फिजिकल एनर्जी भी डिमांड करता है। और मुझे ये भी समझ में आ गया कि भले ही मुझे मज़ा आता है बट दिस इज़ नॉट फॉर मी। और मैंने एक्टिंग क्लास देखा और मैं बहुत फैसिनेट हो गया और मैंने शौक में एक्टिंग शुरू की 2010 में। और अपने गुरुजी से मिला जिनका नाम है शोएब खान सर, और उन्होंने मुझे जीवन मतलब उन्होंने मेरा बदला। मैं पहले एक बहुत ही बिगड़ैल बच्चा था, क्लास में फ़ाइट करना, गालियाँ देना, मस्ती करना, थोड़ा ज़्यादा ही, थोड़ा एक लिमिट के बाहर। बट फिर मैं पता नहीं एक अलग ही इंसान बन गया और सारी चीज़ों की अहमियत पता चलने लगी। और फिर धीरे धीरे बदला, एक्टिंग के प्रति बहुत प्यार बढ़ गया मेरा। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे बहुत पसंद आने लगा क्राफ्ट, आर्ट, सीखना, लर्निंग, ये सब मुझे मज़ा आने लगा और स्लोली स्लोली आगे बढ़ गया। पता ही नहीं चला, मतलब आई डिडंट इवन रियलाइज़ कि कब मेरा प्रोफेशन बन गया और कब मैं इसमें यहाँ तक पहुँच गया। ये पूरा ओवरव्यू जो है इट्स लाइक अ मूवी, लाइक यू आर लुकिंग एट इट एज अ स्क्रिप्ट। लेकिन अविनाश तिवारी had come on the podcast and he said something which I still use. मेरे जो पॉडकास्ट में है मुझे वो लाइन बहुत पसंद है। जी। हमें गहराइयाँ पसंद है। हम जो भी करते हैं हम ऊपर ऊपर से नहीं करते, इसलिए वी गो वेरी डीप और उसमें बहुत सारा टाइम जाता है, राइट? 10 years 15 years till you see the fruit. वो लाइन मुझे बहुत पसंद आई बिकॉज आई थिंक जो हम करते हैं ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे इज वी लाइक टू गो वेरी डीप एंड वी लाइक टू गो वेरी डीप इनटू द पर्सन। तो मैं जो आपने ये कहानी बताई, आई गो डीप इनटू सर्टेन थिंग्स। ओके, मुझे इस पे मेरा एक टेक जो इन दिनों का टेक है जो थोड़ा चेंज हुआ है। मुझे ऐसा लगता है लाइफ इज टू लिव्ड इन शैलो। ओके, शैलो में जीना चाहिए हमें, पर शैलो में जीना चाहिए ये समझने के लिए पहले डीप जाना चाहिए।
और देन आपको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली ये अंदर घुस-घुस के कोई मतलब नहीं है। आप अपनी लाइफ़ हमारा जीवन सिर्फ़ और सिर्फ़ मस्ती-मज़ाक करने के लिए मुझे लगता है, हँसने के लिए, प्यार बाँटने के लिए, किसी को खुशियाँ देने के लिए और खुशी से जीने के लिए ही है। हुँ, उसके आस-पास की जितनी भी चीज़ें हैं स्ट्रेस की, वो सब ऐवे ही हैं, मुझे ऐसा लगता है। हुँ, बट ये सब कुछ समझने के लिए इसकी गहराई में जाना ज़रूरी है। एंड देन नाउ आई फ़ील कि लाइफ़ इज़ टू बी लिव्ड इन शैलो। या ऐसे ही मस्ती-मज़ाक, दोस्तों के साथ घूमो, मुझे लगता है इसी में एक्चुअली आप देखोगे ना जब भी आप सोचोगे कि आपकी लाइफ़ में आपने सबसे ज़्यादा खुशियाँ कब एक्सपीरियंस की, हुँ, आपके वही समय होंगे जहाँ पे आपको याद आएगा आप दोस्तों के साथ घूम रहे थे, आपको याद आएगा मम्मी-पापा के साथ आप कहीं पे घूमने गए हुँ। थे। तो आपके अच्छे मेमोरीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत तो फ्री होते हो वो मेमोरीज़ में। बहुत फ्री होते हो, आपको आपको बहुत ही फ्रीडम आपको फ़ील होता है। तो आई थिंक वहाँ पे बहुत मज़ा है। हुँ, सिर्फ़ गहराई में जाके मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट में मुझे समझ में आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। हुँ, बट इट शुड बी अ चॉइस। या ये नहीं होना चाहिए कि जिसने जीवन देखा ही नहीं है वो ये बात कर रहे हैं। हुँ। जीवन देखने के बाद देन यू रियलाइज़ कि लाइफ़ तो शैलो में है भाई। हाँ, मज़ा तो इसी में है ऐसी ही बातें करने में। उसमें भी एक तरीके का एलिवेशन ही होता है, राइट? यस। क्योंकि अगर आप डीप नहीं जाते हो तो द मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं समझते हो, हाँ, व्हिच इज़ दैट इट या हैज़ टू बी केयरफ्री, यू हैव टू बी यस। young, wild and free यस, for यस, the यस। lack of a ट्रू। better word. When you were talking about your childhood, right? You said कि कुछ glimpses याद है. हुँ। What were those glimpses? अम, मुझे याद है हम एक ऊपर-नीचे वाले घर में रहते थे। कोई चूहा था या कोई छोटा जानवर था, मेरे पापा अम, एक इडली का टुकड़ा था, वो उन्हें खिला रहे थे, वो मुझे याद है। फिर एक बार बचपन में हम गए थे नासिक त्र्यंबकेश्वर हाँ. और वहाँ पे मेरी फैमिली और हम सब लोग गए थे एंड देन व्हाट हैपेंड कि मैं हम नाव में बैठे थे और नाव में बैठे थे और किसी का ध्यान नहीं था और मैं छोटा था, मैं पानी में डूब गया। और किसी को नहीं पता था, तो पानी के अंदर वो जो 3-4 सेकंड थे, जहाँ पे एक नाव वाले बंदे ने मुझे हाथ पकड़ के वहाँ से निकाला था। हुँ, उसका ध्यान गया कि ये बच्चा डूब रहा है और उसने मुझे निकाला था। तो मुझे वो ग्लिम्प्स याद है। अम, और बचपन की और कई यादें स्कूल में मस्ती करना, स्कूल में खेलना और एक बार टीचर का ऐसा मार खाना कि उन्होंने मुझे मारा और स्केल टूट गई थी और उतना मुझे बुरी तरीके से पीटा था। क्यों? क्या किया था आपने उस यार वक़्त? मैंने क्या क्या किया था मैंने? कुछ तो मिस्टेक की थी, शायद होमवर्क नहीं किया होगा या कुछ भूल गया होगा। आई डोंट रिमेंबर दिस एग्ज़ैक्टली बट मुझे बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी थी। और एक्टिंग क्लास का एक बचपन का किस्सा याद है। हुँ, आई डोंट नो उसको बचपन का है या क्या है। अम, जब मैं क्लास मैंने जैसे ही शुरू किया था, तो पता नहीं मेरा एक्टिंग के प्रति डेडिकेशन बहुत ही बढ़ गया था। हुँ, और मैं मीरा रोड रहता था और मैं साइकिल पे जाया आया करता था। तो बहुत बारिश थी उस दिन, काफ़ी वो पता है कभी-कभी बहुत बारिश होती है। मतलब सिटी बंद ही हो जाता है ऐसे। हाँ, तो एक्टिंग क्लास में सर तो थे और मुझे नहीं पता था कि आज मुझे सर को बोल देना चाहिए कि नहीं आ रहा हूँ। हुँ, बारिश है, इतना-इतना पानी भरा है, मेरी साइकिल में मैं अकेला एकदम पतला सा लड़का, मैं साइकिल में चल के जा रहा हूँ, साइकिल आधे रास्ते पे चलनी बंद हो गई क्योंकि इतना पानी था, मैं उतरा, गीला हूँ और मैं गीले-गीले में एक्टिंग क्लास में चला गया। और मुझे ये रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि मैं ये छोड़ सकता था आज, फ़ोन करके बोल सकता था कि सर मैं आज नहीं आ पाऊँगा, मैं गया गीले-गीले और मैं पूरा गीला हूँ और मैंने एक्टिंग क्लास लिया। वॉव! और सर ने क्या कहा? सर ने मुझे कहा कि तू नहीं आता तो चलता, बट देन मैं पूरा गीला हूँ, सर ने बोला अभी आ गया तो करते हैं हाँ, और मैं और सर अकेले, बाकी कोई नहीं। वॉव! तो मैं ऐसे एक्टिंग क्लास करता था, तो मुझे वो पता नहीं वो पागलपन कहाँ से चढ़ गया, एक ये एक्सपीरियंस है। और आपको इसी तरह की बातें जाननी है, करेक्ट? जो भी इट कुछ इज़ भी? वेरी फ्री वेरी फ्री फॉर्मेट जो भी आपको बात करनी हो। ओके। और मैं क्या किस्सा बताऊँ आपको बचपन का? मैं क्वेश्चंस भी पूछ सकती हूँ जी, जी, इफ टू जी। प्रॉम्प्ट ऐसे, हुँ, ठीक हुँ, है? तो पता है व्हेन यू आर इन स्कूल आप टीवी देखते हो और कुछ-कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, इट कैन बी स्पोर्ट्स, एक्टिंग हो सकती है, न्यूज़ एंकर हो सकती है, हुँ, जिनको आप देखते हो और बोलते हो कि वाओ! मुझे कुछ ऐसे करना है, हुँ। यू गेट इंस्पायर्ड। कोई ऐसे एक्टर था आपके लिए? ओह!
जी, बचपन में मुझे याद है शुरू-शुरू में जब मतलब धीरे-धीरे समझदारी आनी शुरू होती है, तब मैंने देखा था ऋतिक रोशन सर को, कहो ना प्यार है में। हुँ, और उनमें एक गाना है शायद क्यों चलती है पवन, वाओ! और उसमें उन्होंने येलो और रेड कलर के कुछ कपड़े पहने हैं। हुँ, तो मैं वो कपड़े देख के पागल हो गया, और वो कपड़े बिकते थे, हुँ। और वो उस तरीके के सेम कपड़े बिकते थे, और उसमें साथ में वो लोग चश्मा भी देते थे। हाँ, वो सेम वाला। वो सेम वाला चश्मा हाँ, देते थे, और मैंने आई थिंक येलो या तो रेड लिया था, मुझे जब तक याद है येलो कलर के कपड़े लिए थे मैंने, और खुद को ऋतिक रोशन समझ के घूमता था मैं। बट है सिमिलैरिटीज़ आई कलर तो काफ़ी क्लोज़ है। सिर्फ आई कलर, बाकी बहुत दूर हूँ। बहुत दूर हूँ। So he was that one person यस, who ऋतिक रोशन तो, और फिर मैं मिला भी ऋतिक सर से, मतलब बहुत छोटी सी ब्रीफ मुलाकात ही हुई, बट कब? 2 बार, 2-3 बार मतलब देखा है, बट मिला हूँ उसमें से शायद 2 बार अच्छे से। तो आलिम सर का बर्थडे था, हुँ, जो इंडस्ट्री के इतने लेजेंडरी हेयर स्टाइलिश है। तो उनका बर्थडे था, मैंने सोचा मैं थोड़ा जल्दी जाता हूँ बर्थडे पे, क्योंकि दूसरे दिन काम था। मैंने शुरू में जाऊँगा, थोड़ी देर सर को मिलूँगा और निकल जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा लोग आएँगे तो मुझे खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं टिक जाऊँगा। मुझे मज़ा आ जाएगा लोगों को देख के। और आलिम सर का बर्थडे है तो काफ़ी इंडस्ट्री के लोग आएँगे, उसमें कुछ फ्रेंड्स भी होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जाता हूँ। क्या पता ऋतिक सर ने भी उस दिन सेम सोचा होगा। वो सबसे पहले वहाँ पे थे, और मैं गया, मैंने सोचा कि सर को मिलता हूँ। शानू मैम को पूछा, मैम सर कहाँ हैं? सर वहाँ हैं। अरे मिलेंगे, कोई बात नहीं। मैं गया, और वो ऋतिक सर से बात कर रहे थे, और मैंने बोला बाप रे बाप, क्या करूं, कैसे बात करूं। हम ऋतिक सर को मिला, आलिम सर ने इंट्रोड्यूस किया कि मीट विशाल, उन्होंने थोड़ी तारीफ़ की, मर्दानी के बारे में बताया, और भी 1-2 फ़िल्मों के बारे में बताया। और मैं सोचा क्या बोलूँ मैं, और उन्होंने मुझे पूछ लिया, और उस समय पे मैं होमबाउंड के लिए शूट भी हुँ, शुरू करने वाला था, प्रेप चल रहा था, और उन्होंने मुझे पूछा व्हाट आर यू डूइंग दीज़ डेज़? हुँ, तो मैं बच गया उस दिन कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा था जो उनको पता होगा, हुँ। वरना कोई ऐसी कोई शॉर्ट फ़िल्म कर रहा होता जिसे किसी को पता नहीं है, तो मैं क्या कहता, आई एम डूइंग वन शॉर्ट फ़िल्म विथ तो हू, Yeah. तो थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो जाता, बट मैंने उनको बताया कि मैं ये धर्मा प्रोड्यूस कर रहे हैं ये फ़िल्म। तो वैसी मुलाकात हुई थी, एंड देन आफ्टर दैट कट टू हमारी फ़िल्म के प्रीमियर में आए थे ऋतिक रोशन सर, हुँ। और वो फ़िल्म देख के आए हैं, और उन्होंने बताया दिस इज़ फैंटास्टिक। Wow, must have felt fantastic. तो हाँ, उनसे थोड़ी ब्रीफ से मुलाकात हुई, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, थोड़ी बात की, और उन्होंने फ़िल्म को देख के हमारे काम की भी तारीफ़ की, उनको पसंद आई फ़िल्म। तो Wow, यस, what an experience. यस। Okay. आपने जो लॉस है हुँ, बहुत ही यंग एज में देखा, राइट? यू हुँ, लॉस्ट योर हुँ, फादर। व्हाट डिड दैट टीच यू? क्योंकि जो लॉस है लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, बिकॉज जी। आपको रिफ्लेक्ट करना ही पड़ता है। आई नो यू मस्ट हैव बीन वेरी यंग, बट एज यू ग्रो अप यू फील दैट लॉस। हुँ। क्या सीखा इस एक्सपीरियंस से? अम, तो जब मैंने पापा को खोया, पहले तो मुझे वो मोमेंट याद आ रहा है जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था ये, और वो 4-5 सेकंड डिनायल और डिसबिलीव में चला गया, और मना कर रहा था मैं। इवन मैं 13 साल का था शायद, 2008-9 की बात है, 2008 की बात है। मैं एकदम डिनायल में था थोड़े सेकंड, और बहुत घबराहट होती थी, और समझ में नहीं आ रहा था, बट कुछ समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, मतलब क्योंकि आप छोटे हो, आपको पता नहीं है कैसे प्रोसेस करते हो और ये एग्जैक्टली हुआ क्या है। उसके बाद मुझे पता नहीं कुछ समय के बाद उसके ये बात रियलाइज़ हो गई कि अभी जो हमारे पास पर्सन है, उनको उतना प्यार कर लो कि कभी आपको इस बात का रिग्रेट ना रहे कि आपने इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। तो समवेयर ये एंग्शियस अटैचमेंट से भी एसोसिएट हो गई ये चीज़ें। और सबकॉन्शियसली एक चीज़ दिमाग में सेट हो गई कि अब मैं ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ हमारे फैमिली का, क्योंकि जो भी लोग आते थे सब ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, बाल मुंडवा लिए हैं, और सब आके कहते थे कि तू बड़ा बेटा है, अभी सब तेरे को ही संभालना है, ठीक है, बड़ा बेटा है तुझे ही संभालना है। तो तब हम तो हाँ हाँ कर देते हैं,
वो पता नहीं ऐसे चाइल्ड आपके दिमाग में कितना वो आपके हैवी तरीके से सबकॉन्शियस में है। सबकॉन्शियस में ऐसे चले जाता है कि यू फील लाइक कि अब आपको ही सब कुछ करना है और आप इतने केपेबल हो नहीं। तो मैंने छोटी उम्र में काम करना शुरू किया। अब मुझे ऐसा लगता था कि वो शौक में मैंने शुरू कर दिया है, बट नहीं पता चला कि वो कहीं ना कहीं वो बाहर लेके चल रहे हैं हम। और अब मुझे आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट रियलाइज़ होता है कि एक फादर फिगर का जीवन में होना कितना ज़रूरी है। तो मेरे जीवन में कभी भी मेल फिगर रहे ही नहीं है, जो मुझसे बड़े हो, जो ऐसे खड़े हो कि तू कर टेंशन मत ले हम लोग हैं तेरे हम साथ। लोग हैं। मैं फीमेल्स के साथ ही बड़ा हुआ हूँ हमेशा। तो जो मेल फिगर होते हैं या तो पापा होते हैं सबसे पहले, जिनसे आप कुछ बातें शेयर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। और या तो आपके दादा हो सकते हैं, मेरे दादा भी नहीं, मेरे नाना भी नहीं, मेरे बड़े पापा भी नहीं। पता नहीं थोड़ा अनलकी रहा हूँ मैं इस मामले में और हमारी फैमिली, मेल फिगर बहुत रहे नहीं। तो वो एक अब ऐसा लगता है कि देयर इज़ समवन हू इज़ वॉचिंग योर बैक। वो हौसला। वो हौसला, वो सब कुछ खुद से ही एक्सपीरियंस किया और सबसे खुद से ही आ गया है। उसमें इसीलिए मैं अपनी मॉम को मैं भगवान कहता हूँ। और मुझे पता है वो भगवान मतलब भगवान नहीं है, वो ह्यूमन है, इंसान है। और हम दोनों की भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम दोनों भी एक-दूसरे पे कभी-कभी फ़ाइट करते हैं। बट हमारी कभी भी अगली फ़ाइट नहीं होती बाय गॉड्स ग्रेस, बट हमारे भी कुछ डिस्कशन हो जाता है। बट इसीलिए मुझे उनकी अहमियत पता है मेरी मॉम की। और मुझे पता है कि उन्होंने एज़ अ वुमन अपने जीवन में कैसे-कैसे रिस्क लिए और बोल्ड डिसीज़न लिए, जो शायद समाज कभी ये भी कह सकता है कि ये क्या कर रहे हैं। बट आफ्टर अ पॉइंट सभी लोगों को रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने अपने लिए किए। नहीं, आई विल नॉट गो डीप इंटू दैट, दैट इज़ वेरी पर्सनल। बट उन्होंने अपने जीवन में डिसीज़न लिए बिना डरे और मैं उनसे सीखता हूँ ये बात। और इसीलिए मैं अपनी मॉम से बहुत क्लोज़ हूँ। और उनका जो स्ट्रगल और सैक्रिफाइस रहा है, मुझे इसीलिए कभी अपनी बात करने से पहले कि मैंने क्या हार्ड वर्क किया है, मैंने क्या मेहनत की, इसके पीछे जब भी मैं सोचता हूँ मुझे मेरी मॉम पहले नज़र आती है देन मी। उनका बचपन बहुत ही अजीब गुज़रा है। उनका बचपन तो हमारा तो फिर भी ठीक था, हमको मम्मी-पापा ने कभी रियलाइज़ नहीं होने दिया कि ये कमी है तो हम गुजराती मीडियम स्कूल में पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ना इज़ अ बिग थिंग, वो महँगा होता है। मुझे मम्मी-पापा ने कभी ये फ़ील नहीं होने दिया। बट अब जाके मैं जब सोचता हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि अच्छा वो थोड़ा और बेटर हो सकता था। बट उनका बचपन तो वो तो काम वाली बाई थी ना मेरी मम्मी, तो हर जगह पे घर भर पे जाके वो काम करते थे। तब मैं वो जब सोचता हूँ तब ऐसा लगता है कि मैं किस बात की जीवन में कंप्लेन भी करूँ। या मतलब वो ऑल्टरनेट हमें समझ नहीं आता एट दैट टाइम। हाँ, वो बाद में समझ में बाद आता है, में थोड़ा समझ में आता प्रिविलेज आने के बाद। और गुड कि प्रिविलेज आने के बाद हमें समझ में आती है वो चीज़। है। ऐसा नहीं हो जाता है कि हम एरोगेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब इंसान ज़ीरो से आगे आता है, तो 2 तरीके से बदलता है। एक तो वो बदलता है कि अब दुनिया ने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं लोगों को दिखाऊँ मैं, बताऊँगा। हाँ। और एक ये हो सकता है कि अब हम और हम्बल हो जाते हैं। तो मैं जितना आगे जाता हूँ, मुझे वो हम्बल फीलिंग और बढ़ती है और मैं हमेशा, हमेशा क्रॉस चेक करते रहता हूँ अपने आप को कि मैंने ये जो चीज़ कही, क्या ये चीज़ मैंने आउट ऑफ एरोगेंस कही या खुद को ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाने के बताने के लिए कही या बहुत हम्बल तरीके से कही। कभी-कभी ज़बान फिसल जाती है, कभी-कभी आप में ये आ जाता है बिकॉज़ इतना अटेंशन मिलता है, बिकॉज़ वो माहौल नहीं है, वो आपकी चेयर है जो आपको ये सब कुछ दे रही है। अभी ऐसी चेयर पे मैं कुछ भी माँगूँगा मिलेगा। मैं जहाँ भी जाऊँ, अरे सर, बट आई नो कि वो एक मुखौटा भी है। इसके पीछे एक रियल विशाल है, जो घर पे बहुत नॉर्मल तरीके से रहता है और मैं इसीलिए ये खोना नहीं चाहता। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मैं ये खो दूँ और कभी कहीं मैं ये मिक्स कर दूँ कि जो लोग मुझे बाहर जिस इमेज से देखते हैं और जो मैं रियल में इंसान हूँ, जो एक नॉर्मल ह्यूमन है, उसका मिक्सचर हो गया ना, तो मेरा जीवन बहुत खराब होने के चांसेस है। इवन दो इट इज़ वन पर्सन, बट स्टिल देयर आर 2 डिफरेंट पर्सनैलिटी एट द सेम टाइम। या एब्सोल्युटली, क्योंकि वो ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो आप जब आप घर जाते हो, जी, बहुत सारी ग्राउंडिंग मिल जाती जी। है कि घर में ये करना है या व्हाट डू यू वांट टू डू, राइट? हुँ, लाइक इट ऑलमोस्ट स्टेबलाइजेस यू, हुँ, क्योंकि जो बाहर की दुनिया है, स्पेशली मीडिया में,
इतना जी। सारा अटेंशन, एंड इट कैन गो फ्रॉम 0 to 100 लाइक दिस। या मतलब आज आप यहाँ पे हो, कल आप वहां पे हो, ट्रू। ऐसे 2 दिन में। आप घर पे कैसे हो? मैं आपको रूटीन बताता हूँ अपना। मैं सुबह हाँ। कैसे मैं सुबह मैं मम्मी और मेरे पास मतलब मैं मेरे राइट हैंड साइड पे हमारा डॉग सात्विक, जो सात्विक है बट मैं हमेशा बोलता हूँ वो टॉक्सिक है एनीवे। उसके बाद मेरे मॉम। तो सुबह उठता हूँ सबसे पहले हमारा मंदिर दिखता है, तो मैं जैसे से उठता हूँ मम्मी दिखती है, सात्विक दिखता है और मंदिर दिखता है। और कभी कभी मम्मी उठ के पूजा वगैरह करती है तो दिए के साथ भगवान दिखते हैं, तो मुझे वो बहुत बहुत सुंदर मॉर्निंग लगती है। सबसे पहले तो वो स्लो मॉर्निंग बहुत पसंद है मुझे। आराम से उठा, शांति से ब्रश वश किया, बाहर आया और हम लोग चाय पीते हैं। तो हमारे घर पे एक चीज़ है चाय पे चर्चा, ठीक है। तो सुबह उठना और चाय बनाएगी मम्मी और हनुमान चालीसा चालू करते हैं, बजरंग बाण शुरू करते हैं और नाश्ता वाश्ता करके चाय पीना, सबको बैठना, ऐसा है। मुझे कभी कभी नीचे बैठना बहुत बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर पे बालकनी है तो मैं वहाँ पे स्पेशली डिनर के टाइम पे कभी मम्मी थोड़ा देसी कुछ फूड बनाती है तो मैं स्पेशली बालकनी में चले जाता हूँ और नीचे बैठता हूँ। और नीचे बैठ के बालकनी में मम्मी के हाथ की गर्मा गर्म रोटी, भाजी या जो भी बना है वो, और बैठ के ऐसे खाना, इतना मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी हूँ। और और म्यूज़िक बहुत पसंद है मुझे। घर पे मैं एक अलग बंदा कैसा हूँ मैं बताता हूँ। म्यूज़िक बहुत पसंद है, गाने सुनते रहता हूँ, गुजराती फ़ोक बहुत सुनते रहता हूँ, भजन सुनता हूँ बहुत। और पूरे टाइम ये करते रहता हूँ। कभी भी मम्मी दिखी तो मम्मी को पकड़ के किसी करते रहना। और एक एक बहनों के साथ मज़ा आता है मुझे। मेरी जो भी छोटी बहनें होती हैं उनसे मैं काम करवाता हूँ, ऑर्डर देता हूँ उनको, और उनकी क्लास लेते रहता हूँ, उनकी मस्ती उड़ाता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है उसमें। बहुत मज़ेदार चीज़ है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ अब। ओह! मम्मी के हाथ के खाना सबसे फेवरेट आइटम कौन सी है? मम्मी के हाथ का सबसे फ़ेवरेट फूड है, गुजराती में कहते हैं રીંગણા બટેટાનું શાક यम। અને भात। आपको तो पता ही हाँ, है। ऑफ कोर्स। तो बैंगन की भाजी, पोटैटो और ऑयल वाला होता है वो, काफ़ी मस्त मसालेदार, और उसके साथ गरमा-गरम राइस। ये मतलब दी बेस्ट लगता है मुझे। तो मैं कॉम्बिनेशन। कहीं भी बाहर से आऊँ, स्पेशली इस साल तो मैंने बहुत ट्रैवल किया, तो जैसे ही मैं आऊँ मम्मी को पता होता है कि इसको क्या खाना है। हाँ, तो मम्मी पहले वो ही बनाती है बनाती है। दूसरे दिन या जैसे ही मैं जाऊँ। हाँ। तो मेरा फ़ेवरेट फूड है। हाउ हैज फेम अफेक्टेड? जो डीएम्स आते हैं वो आते हैं, नहीं आते इंस्टाग्राम पे? ओह नहीं, डीएम्स तो आते हैं यार। काफ़ी मैसेजेस तो एकदम भरे हुए, कभी-कभी ग्लिच आ जाता है इंस्टा पे। अटेंशन मज़ा आ रहा है मुझे, एन्जॉय तो कर रहा हूँ मैं काफ़ी। फॉलोवर थोड़े बढ़ गए हैं। हाँ। अभी और आपकी फॉलोइंग कितनी हो गई है? अभी मतलब बढ़ गए, मतलब मेरे कंपेयर में बढ़ गए। मेरे कितने होंगे? 500 के ऊपर कुछ है। ओके। 519, ओके। 519 के। के और बहुत सारे डीएम्स आते हैं। हाँ। आप सबको पढ़ते हो? सबको तो नहीं पढ़ सकते, मतलब ऐसे थोड़ा समझ में आ जाता है, थोड़ी एक आध लाइन पढ़ के कि इंटरेस्टिंग है कि मतलब दिस सो मीन, बट थोड़ा समझ में आ जाता है कि इंटरेस्टिंग है या नहीं। फिर कोई हमारे जानने वाले होंगे तो उनके तुरंत ओपन कर देते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री के किसी ने भी भेजा हो तो समझ में आ जाता है कि इनका रिप्लाई करना है। हाँ इनका रिप्लाई करना है। वो तो फिर किसी को भी बुरा लग सकता है भाई, आजकल तो इतने फ्रजाइल हो गए माइंड सबके दिल से। मैं भी हो सकता हूँ, मतलब ऐसा है ही माहौल। तो हम थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। डू यू रिमेम्बर योर हाँ। फर्स्ट ऑडिशन? कैसे था फर्स्ट ऑडिशन इन लाइफ? इन लाइफ? हाँ, फर्स्ट ऑडिशन मुझे याद है। सीरियस ऑडिशन, स्कूल का नहीं? नहीं, स्कूल में हाँ, तो हाँ। ऑडिशन नहीं किए थे मैंने। सीरियस ऑडिशन मुझे याद है। एक फ़िल्म श म्हाड़ा में उसका ऑडिशन हो रहा था एक फ़िल्म के लिए, जिसका नाम था बबल गम। बबल गम। बबल गम, और उसमें कोई नेगेटिव किरदार के लिए मुझे टेस्ट करना था या फिर लीड के लिए, मुझे याद नहीं है, बहुत साल पहले। तो म्हाड़ा में मैं गया था, जगह पता नहीं थी, तो मॉम के साथ मैं गया था पहले, और रिक्शा वाले ने हमें ठग लिया था क्योंकि उनको ये भी पता चल गया कि ये अंधेरी के भी नहीं लग रहे हैं। मतलब ये तो पता नहीं कहाँ से आए। तो मॉम के साथ मैं कहीं पे गया था ऑडिशन के लिए, और मुझे पता है कि लाइन सब कुछ याद करने के बाद ना फिर भी मैं परफॉर्म करने से घबरा रहा था। कैमरा फ्रेंडली नहीं था, मैं कैमरे से बहुत घबरा रहा था।
हाँ, और उसके बाद बहुत समय के बाद उसी फ़िल्म में कोई बहुत ही छोटा-सा कैमियो किया, वो फ़िल्म शायद कभी आई भी नहीं, या आके चली गई पता भी नहीं चला, तो बहुत छोटा-सा किरदार 1 दिन का या 1 सीन का कुछ था, वो मैंने किया था। और फिर ऑब्वियसली यू मेड अ मार्क इन टेलीविज़न यस। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, राइट? लाइक राघव जुआल हुँ, की ही सेड दैट कि मुझे 5 साल तक डिसअपियर होना पड़ा टू बी टेकन सीरियसली आफ्टर टेलीविज़न टू हुँ, हुँ, फ़िल्म्स। हुँ, लक्ष्य ने भी यही कहा हुँ, था कि उनको 7 साल तक वेट करना पड़ा हुँ, टिल ही गॉट द हुँ। ब्रेक इन फ़िल्म्स। आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है? मुझे वेट नहीं करना पड़ा और मेरे हुँ, पास ये ऑप्शन भी नहीं था कि मैं वेट कर सकूँ। हुँ, मुझे तो और भी बहुत सारी इच्छा थी, बट क्योंकि घर का मेन अर्निंग मेंबर था, तो मुझे जाने का मौका भी नहीं मिला। मुझे जाना था एनएसडी, ओके। मुझे बहुत इच्छा थी। इवन दो मैंने एक्टिंग क्लास कुछ हद तक किया था, मुझे एनएसडी जाने की बहुत इच्छा थी। हुँ, बट मेरे सर तो मुझे एनीवे मना कर रहे थे कि तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, तू ठीक कर रहा है, हो जाएगा। सब एनएसडी जाके भी तू जो काम कर रहा है वही करना चाहता है। बट मुझे ऐसा था कि मुझे और सीखना है, और लालच थी मुझे। तो अगर मैं अपने काम के लिए नहीं जा पाया, तो वेट करने का तो मेरे पास कोई स्कोप ही नहीं था। और मैं बहुत उन फ्यू एक्टर्स में आ गया हूँ, जिनको टीवी में देखने के बावजूद भी फ़िल्म में एक्सेप्ट किया गया। हुँ, ऐसे बहुत चैलेंजेस हो जाते हैं। इसीलिए राघव या लक्ष्य, आप जिनका भी नाम ले रहे हैं, इन्होंने वेट किया होगा, क्योंकि वो टेलीविज़न इमेज ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्टिग्मा है। अब इन दिनों नहीं लग रहा है। इन दिनों मुझे बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल पता है जो टीवी से निकले और फ़िल्मों में एक्सेप्ट हो गए। हुँ, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हो और लोग आपको एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं। हुँ, और जब आप टेलीविज़न फ़ेस बन जाते हो, तब मुश्किल ज़्यादा होता है। हुँ, मैंने टीवी इतना किया, बट मैं कभी भी टीवी फेस नहीं बना, तो शायद सिनेरियो शायद अलग होता। मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, और मैंने वेट भी नहीं किया था, और ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि मुझे फिल्म में काम करना है। हुँ, मेरा जीवन का एक ही गुरु मंत्र रहा है कि जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आए वहाँ पे बेस्ट दो, उसके बाद नेक्स्ट क्या है वो ऑटोमेटिक, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है। हुँ, मैंने ये कभी डिसाइड नहीं किया, और मैं तो इनफैक्ट ऐसा था कि मुझे लगता था कि मैं फ़िल्म परफ़ॉर्मेंस दे ही नहीं सकता, कि टेलीविज़न में एक एक टाइप की कॉन्वर्सेशन है जहाँ पे थी, अब मुझे पता नहीं है। मैं टीवी सेट पे बहुत सालों से नहीं गया, और मैं मिस भी करता हूँ। रियली? हाँ, मैं बहुत मिस करता हूँ। मुझे भी कभी ऐसा लगता है मैं कंटिन्यूटी में काम करूँ, एक टाइप के दोस्त हों मेरे, और पता नहीं अलग माहौल अभी याद आता है ना, इतना समय हो ऑफ गया तो। कोर्स। अम, एक कॉन्वर्सेशन थी कि फ़िल्म एक्टिंग अलग होती है, टीवी एक्टिंग अलग होती है। और टीवी में क्या होता था कि जो फ़िल्म में समझ लीजिए एक छोटा-सा कैमियो भी करके आया है, हुँ, उन वो जब टीवी सेट पे काम करते थे, तो उनका एक एक उनका ऑरा और उनका उनका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता था कि ओह! ये फ़िल्म एक्टर है। तो मेरे हुँ, दिमाग में पहले से था कि फ़िल्म एक्टिंग बहुत अलग है और मुझे वो नहीं आती। हुँ, मैंने क्या किया, मुझे एक समय पे ऐसा लगा कि अब मेरे अंदर जो परफ़ॉर्मेंस थी, वो ख़त्म हो गई है। अब मेरे अंदर कोई परफ़ॉर्मेंस बची नहीं, क्योंकि सेम तरीके के रोल के लिए कॉल आ रहे हैं। छोटे-छोटे रोल के कॉल आ रहे हैं। इवन दो मैंने महाराणा प्रताप ये सब अच्छे काम किए थे, तो मुझे 1-1 दिन के या फिर 1-1 2-2 सीन के रोल आते थे। इवन दो मुझे अवार्ड्स मिले थे, तो मतलब रिकॉग्निशन मिल रहा था, मतलब इन शॉर्ट ये बताना चाह रहा हूँ। तो भी मुझे बड़े-बड़े रोल ऑफ़र नहीं होते थे, और मैं टीवी फेस बन नहीं पाया। क्यों? आपको क्यों लगता है दिस वाज़ व्हाट द रियलिटी वाज़? अब मुझे ऐसा लगता था कि सेम तरीके के रोल आ रहे हैं, और मैं क्या एक्टिंग करूँगा? बस मेरा जितना एक्टिंग अंदर था वो बाहर हो गया, उतना लोगों ने देख लिया। अब इससे ज़्यादा मेरे अंदर कुछ बचा नहीं है। और टीवी में एक कन्वेंशनल टाइप का एक है कि टीवी एक्टर जो मेल मेल मेन लीड होगा, वो एक तरीके का उसका बॉडी टाइप होगा, हुँ, वो उसका एक लुक होगा, वैसा होगा, और मुझे ऐसा लगता था मैं वैसा हूँ नहीं। तो मेरा तो टारगेट ही वो था कि कभी जीवन में शायद मेन लीड कैरेक्टर मिल जाए टीवी में, और मेरे अंदर कुछ बचा नहीं है, तो मैं मम्मी के सामने जाके रो रहा था कि मम्मी अब मुझे कुछ नहीं आता, अब ख़त्म हो गया। और उसी से शायद मुझे लगता है एनएसडी जाना ये सब भी वहीं से ही शुरू होगा, कि कुछ और सीख लूँ और मेरे अंदर कुछ डालूँ, क्योंकि अब कुछ आता नहीं है, अब हो गया ख़त्म। और फिर ऑडिशंस चल रहे थे, मर्दानी के लिए टेस्ट किया मैंने, और पसंद आ गया, और धीरे-धीरे ऑडिशंस पे ऑडिशंस मैं क्रैक करते गया और आगे पहुँच गया। एक हमारे घर पे
एक पर्सन है मेरे दोस्त है, उनका नाम है प्रतीक गौर। वो हमारे घर पे आए थे। उन्होंने हमारे घर पे एक मेरे भाई ने ड्रीम वॉल बनाया था कि आपको जो भी ड्रीम है एक चिट लो, उस पर लिखो। तो उन्होंने 2 चीज़ लिखी थी कि विशाल जेठवा एक्सक्लूसिव विथ मी, और उन्होंने लिखा था कि विशाल जेठवा फिल्म स्टार। उन्होंने 2 चीज़ लिखी और मुझे लगा ये दोनों में ही दम नहीं है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हैं, क्योंकि मैं किसी के साथ एक्सक्लूसिव होना ही नहीं चाहता, मुझे बंधना ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि फ़िल्म, बाप रे, मुझे तो फ़िल्म एक्टिंग आती ही नहीं। और फिर चमत्कार ऐसा हुआ कि कुछ तो ऐसी चीज़ हुई और ऐसी बात हुई कि मैंने अपने प्रोफाइल पे उनका लिख दिया नाम कि हाँ, यू कैन कॉन्टैक्ट प्रतीक गौर इन सेलेबिस्तान फॉर दिस। और उनको एक कॉल आया था कि हम YRF से बात कर रहे हैं और विशाल का ऑडिशन करना चाहते। तो मुझे लगा ये नकली न्यूज़ है, ये कोई भी किसी को भी नंबर मिल गया है तो कोई फ़ैन होगा जो बात करना चाह रहा होगा, तो झूठ ऐसे ही बोल दिया। बट मैंने सोचा नाम तो YRF का है, तो मतलब रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप एक बार कोशिश तो करो। तो मैंने उनको कहा कि एक काम करो, उनको बोलो कि YRF से है तो स्क्रिप्ट भेजे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा YRF है, उनको मैनेजर के थ्रू जाने की क्या ज़रूरत है, वो मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। पर मैंने सोचा बात करके देखते हैं, और देखा तो वो सच निकला। तो वो किसी एक चीज़ के लिए ऑडिशन कर रहे थे, मैं वहाँ गया, ऑडिशन दिया, छोटा रोल था, सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर वापस मुझे बुलाया गया था, तो WTF में मैम शानू मैम की टीम ने, किसी ने कॉल किया था कि मैम यहाँ पे है, सबको मिलना चाहते हैं, तो आप भी आओ। तो मैं ऐसे ही 100-200 लोगों में से जैसा एक होता है वैसे मैं गया, फुल अंडर कॉन्फिडेंट, किसी को कुछ पता नहीं शानू मैम क्या होते हैं। मतलब उनकी अहमियत तो धीरे धीरे पता चली, पहले यही था कि कोई बड़े मैम ने बुलाया तो जाना है। और मुझे जैसे ही कॉल आया मैं तुरंत निकल गया। अब मैं इतना दूर रहता हूँ तो मैं एनीवे थोड़ा लेट हो गया था। तो जैसे ही 10-10 लोगों से मैम बात कर रहे थे, मैं आगे गया, उन्होंने पूछा शानू मैम, हाँ शानू मैम, तुम पृथ्वीराज चौहान में थे के लिए टेस्ट किया था। अब मैं इतना डरा हुआ हूँ, मैम की बात सुन के कुछ समझ नहीं पता, आप ऐसे स्पॉट पर रहते कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा नहीं मैम, मैं तो महाराणा प्रताप में था। तो उनको समझा नहीं क्या बोल रहा है, मैंने क्या पूछा क्या बोला, फिर मैं रियलाइज कर रहा हूँ क्या कह रहे थे। देन आई रियलाइज कि मैंने पृथ्वीराज चौहान का ऑडिशन कुछ मैंने टेस्ट किया था, तो उन्होंने वो शायद टेस्ट देखा होगा। और मुझे बोला कि वेयर डू यू स्टे, तो मैंने बोला आई स्टे इन मीरा रोड, पर मैं कांदीवली रहता था। मुझे पता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं घबराहट में कुछ भी बोल रहा था। और मैम ने ब्रीफ दिया, फिर सेकंड राउंड हुआ, उन्होंने हमको एक टेस्ट दिया कि आपको ये परफॉर्म करना है। मैं बाहर आया, अपने दोस्तों को बोल रहा हूँ सब टाइम पास ऑडिशन है, कुछ होगा नहीं, ये जो रोल की बात कर रहे हैं ना, उसमें लास्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर को लेंगे ये लोग, ऐसे ही ऑडिशन करते हैं, हमको कैसे लेंगे इतने बड़े रोल के लिए। अब फिल्म कौन सी है पता नहीं है, पर उन्होंने जो ब्रीफ दिया था उससे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ बड़ी चीज़ हो रही है। एक्टर्स का नाम था रानी मुखर्जी? नहीं, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता। देखिए ये वाला साइड ऐसा ही है। अभी जब पूछते तो हम 5 चीज़ें पूछ लेते, कौन एक्टर है, कौन डायरेक्टर है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, चीज़ें हम पूछ सकते। तब पूछा तो बोला कि थोड़ा क्या है तेरे को, क्या ज़्यादा पूछ रहा है। तो बेगर्स कांट बी चूजर्स है। सेकंड राउंड में बुलाया, फिर मैम ब्रीफ दे रहे थे। उस दिन भी मुझे बहुत अचानक में कॉल आया था, तो मैं लेट हो गया, मैं इतना दूर रहता था। फिर मैंने अपने दोस्त को पूछा क्या ब्रीफ था, उसने मुझे ब्रीफ बताया, मैंने पढ़ा। मैंने उसने वॉइस रिकॉर्डिंग किया था, तो मैंने सुना, मैं प्रेप करके गया, ऑडिशन दिया, उन्हें पसंद आया। तब मुझे कॉल आया था एक दिन मैम का कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी, बट आई विल कीप इट टू माई सेल्फ। और उन्होंने काफ़ी मेरी तारीफ़ की। अब मैं समझा कि उनको कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे कॉल करने की, उनका काम है एवरीडे इतने सारे टेस्ट को देखना। और उन्होंने रणवीर सिंह और बड़े काफ़ी सुपरस्टार्स, काफ़ी पर्सनालिटी बनाया है, तो उनको मेरा काम देख के मुझे मेरी तारीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी। बट उस दिन मुझे वैलिडेशन मिला, जो मैं रोया था मॉम के सामने, उस दिन मैंने समझा कि मैं कभी सेल्फ डाउट नहीं करूँगा। क्योंकि अगर बॉलीवुड के इतने बड़े कास्टिंग डायरेक्टर मुझे ये बोल सकते हैं कि मैंने अच्छा काम किया, तो मैं कौन होता हूँ मेरे पे शक करने वाला। और पावर तो मेरे अंदर है ना, वो मैंने ही अंदर अपने आप को बुरा सोचा और किसी के कहने पे मैंने ही अपने आप को बड़ा समझ लिया, तो मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। और फिर 1-2 राउंड ऑफ ऑडिशन हुए। फिर एक बार यशराज का किस्सा बताता हूँ, मुझे ऐसा लगा, फिर मुझे 3-4 राउंड ऑफ ऑडिशन ख़त्म किए, मैम ने ये बात कही थी मुझे। अब मैम अब क्या हो रहा है, मैम क्या होगा आगे? विशाल मैंने तुझे आगे भेज दिया है, अब उड़ ले तू। वहाँ मैम का ये था
कि अब मैंने अपने एंड से सब कुछ कर दिया, अब पूरी गेम तेरे हाथ में, तू जा परफॉर्म कर जैसे तुझे करना है, यू बी योरसेल्फ, तू अपना बेस्ट दे, अब तेरे हाथ में आगे कैसे जाना। ये कौन से ऑडिशन पे था? ये 3-4 राउंड ऑफ ऑडिशन अच्छा, किए के थे बाद? मैंने शानू मैम के साथ, तब मैम ने मुझे बताया और वो हिट ऐसा हिट हुआ मुझे कि ये कुछ तो इस बात में बात है कि अब तू उड़, अब तेरा टाइम है। फिर मुझे यशराज में स्टूडियो में बुलाया गया। अब मैंने सोचा मम्मी एक काम करो, अपना तो सपना था यशराज को अंदर से देखना, अगर ये ऑडिशन में पास नहीं हुए हम तो जीवन में पता नहीं कब यशराज को अंदर से देखने का मौका मिलेगा। मैंने मम्मी बोला मम्मी आप भी चलो मेरे से और मैं गया। ये सब चीज़ें कनेक्ट होती रहती है ऑटोमेटिकली। मैं अंदर गया, फिर वहाँ पे कोई प्यून पर्सन थे, वो यूनिफॉर्म में काम कर रहे थे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि आपका ऐसे ही बोला उन्होंने, आपका हो जाएगा, आप एक काम करो, नीचे मंदिर है तो YRF में जैसे आप एंटर करते हो राइट हैंड साइड पे एक गणपति बापा का मंदिर है। तो मैं वहाँ पे गया, पैर वैर छुए, उन्होंने मुझे बोला और मैंने वो सेम चीज़ की, टेस्ट किया, 3-4 राउंड ऑफ ऑडिशन, फिर से 3-4, फिर गोपी सर के साथ हाँ, डायरेक्टर सर हाँ. के साथ हो रहे थे। 3-4 राउंड ऑफ ऑडिशन किया, अलग अलग सिचुएशन में मुझे डाला, डिफिकल्ट था टेस्ट, बहुत डिफिकल्ट था। और क्या होता है टेस्ट में? आई एम श्योर पीपल आर क्यूरियस। तो सर ने मुझे कुछ सीन दिए थे, उनको था कि आप परफॉर्म करो। अब यही नहीं है कि सिर्फ आपको एक्टिंग अच्छी करनी है, आपको ऐसे सिचुएशन में कैसी सिचुएशन में आपको कैसे परफॉर्म करना है, वो एक चीज़ है उसका। तो सर आपके साथ बहुत ही एकदम फ्रीली नहीं रहेंगे जैसे नॉर्मली रह सकते हैं, उनको देखना है कि ये कितना केपेबल है, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट परफॉर्मेंस। जब आप सेट पे काम करते हो, आप टीवी से आए हो, आपको फिल्म की दुनिया पता ही नहीं है, और आप जब YRF में लॉन्च होने वाले हो, आप जब रानी मुखर्जी जैसे बड़े स्टार के सामने काम करने वाले हो जो ग्रेट परफॉर्मर है, उनके सामने किसी नए लड़के को लॉन्च करना जो एनीवे दिखने में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट और ऐसा रहता है, तो हमको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। तो उन्होंने मुझे प्रेशर में भी डाला था, 2-3 चीज़ें की ऐसी। और फिर मैंने पता नहीं कैसे ऑडिशन क्रैक कर लिया मैंने, बहुत पागलों जैसे मेहनत की थी। मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑडिशन और प्रोसेस ऑफ माय लाइफ वो मर्दानी क्रैक करना था। और हम लास्ट में 3 एक्टर्स बचे थे, रोज़ 3-4 राउंड ऑफ ऑडिशन, रोज़ 2-3 चीज़ें होती थी, फिर उनको पसंद आता था, नई स्क्रिप्ट देते थे, फिर ऐसे हम आगे बढ़े। एंड देन लास्ट में एक ऐसा समय था जहाँ पे एक ही जगह पे हम 3 एक्टर, उसमें एक बहुत सीनियर एक्टर भी थे, मैं नाम नहीं लूँगा, और भी एक लड़का था और मैं, हम तीनों एक जगह पर ऑडिशन दे रहे हैं, बट हमको पता ही नहीं है कि हमारे साथ और भी कोई पर्सन है जो टेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी उन्होंने ये रखी, मतलब क्या कहते हैं उसको, ऐसा उन्होंने सजाया था उस चीज़ को। तो पहले मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, मैं रूम में आ रहा हूँ, कपड़े चेंज कर रहा हूँ, दूसरा जा रहा है ऑडिशन, तब तक दूसरा ऑडिशन दे रहा है, और हम लोगों को पता भी नहीं है, एक फ्लोर पे हम लोग। इतना प्रॉपर सेट किया था ताकि किसी को भी इनसिक्योरिटी ना हो, कोई देख के डरे नहीं, कुछ भी। तो हम अपने अपने में जाके परफॉर्म करते थे। देन When did you get the call कि हो गया? अरे नहीं, ऐसा नहीं, इसमें भी बहुत सारी स्टोरी है। मैं कोई और प्रोजेक्ट कर रहा था, वहाँ से निकलना था, तो मुझे आज तक कॉल नहीं आया कि मैं मर्दानी के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। मुझे अभी भी वेट कर रहा हूँ कि कोई बोले कि विशाल इट्स डन, अब खुश हो जाओ तुम। तो हुआ ओके, फर्स्ट डे के बारे में बात करते हैं, व्हेन यू मेट रानी मुखर्जी। मैं सेट पे नहीं मिला मैम को। अच्छा। मैं स्टूडियो पे मिला था। ये था मुहूर्त शूट था। अब मुझे पता चला YRF इतना सिस्टमेटिक चलता है कि रानी मैम से मुझे मिलाने का भी कोई ये होगा, उसमें ऐसा नहीं होगा कि कभी अबे आके तुम मिलो, मुझे मिलना है, ऐसा नहीं होगा। मैं फिर चुपचाप बैठता था, मुझे लगता है जो होता है होने दो, आपको कुछ नहीं बोलना है। तो मैं बैठता था, मुझे लगा अब इन लोग बोलेंगे मैम तो ऊपर है, और ऐसा मैम है, रानी मुखर्जी ऊपर है, बट मैं बोलता नहीं था कि मुझे मिलना है। मुझे लगता है कि उसका प्रोसेस होगा। देन गोपी सर मिले और उन्होंने मुझे बोला कि रानी मैम, मैंने बोला मुझे कब मिलना है, कुछ है तो, अरे कम ना, बोला अच्छा, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रहा था मैं। तो मैम मिले और मैम बहुत फ्रेंडली वे में मिले। हाय, मैंने बोला कि हाय ये मेरी मम्मी है, ये वो, अच्छा अच्छा, तो विल बी फ्रेंड्स ऑन सेट, ओके, तुमको कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम आके मुझे बताना। तो मैंने बोला अरे ये तो मामला सेट हो गया, कोई टेंशन नहीं बची यहाँ पे। तो मैं तब मैम को फर्स्ट टाइम मिला था। गेस हम किसका इंटरव्यू ले रहे हैं परसों? मेरी बात निकालना। हाँ, दी वन एंड ओनली रानी मुखर्जी। Yes. वाओ,
तो आप उनको कुछ बोलो, मैं क्लिप दिखाऊंगी उनको। ये जो मैं क्या बोलूँ मैम को, ओ मैम मुझे अभी आपसे मिलना है और मुझे अब आपसे बात करनी है। बहुत साल हो गए मैंने कभी मैम के साथ जब मैंने काम किया था तब इवन दो अभी मुझे नहीं पता कि मैं क्या रिलेटेबल टॉपिक होंगे आपसे बात करने के या मैं क्या बात कर पाऊँगा, बट स्टिल इतना समय हो गया था। आई रियली वांट टू मीट यू और आई ऑल्सो वांट टू नो आपने होम बाउंड देखी नहीं देखी। और एक ये भी बोली दूँ, काम मांग लेता हूँ मैं। हाँ हाँ मैम मर्दानी 4 में मुझे वापस ले लो। वापस आई विल कम आउट ऑफ जेल। यस यस एंड मर्दानी एक्सप्लोडेड। मैंने देखा है मर्दानी 2, ऑब्वियसली मर्दानी 1 और 2। आई वाज डैम स्कैर्ड ऑफ यू। आई वाज लाइक शिट, ये बहुत ही लाइक वियर्ड किस्म का इंसान है। इनफैक्ट लाइक व्हेन यू वर सिटिंग इन द बिगिनिंग मुझे वो थोड़ा फील आ रहा था, यू नो दैट ओ शिट। ये तारीफ मेरे को पता नहीं बेइज्जती क्यों लगती है। नहीं बहुत बड़ी तारीफ है टू कन्विंस समबडी आउट ऑफ द रोल कि मजाक करने की मेरी आदत है। बट ये होता है रियल लाइफ में कि आपको कोई विलन मान लेता है, या स्पेशली आफ्टर, राइट, इमीडिएटली आफ्टर दैट रिलीज हुआ था। हाँ मुझे कुछ कॉल आए थे और उन्होंने बोला था कि एक लड़का है, छोटा बच्चा है, वो वॉशरूम जाने से डर रहा है। एक सीन था मर्दानी में जहाँ पे एक बच्चा वॉशरूम जाता है आप लेते और हो उसको मैं फिर उसको उठा लेता। हाँ उठा वहाँ लेते से उसको तो मैं बहुत तकलीफ कर देता हूँ उसकी। तो उसके बाद शायद वही सब सीन देख के बच्चों के दिमाग में कुछ ये गया होगा, कुछ देख लिए होंगे। आई थिंक शायद बच्चों के लिए थी भी नहीं फिल्म ये। तो वो डर रहे थे बच्चे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप एक वीडियो बनाओ, सिर्फ ये बोलो कि मैं ये एक्टर हूँ और मैंने काम किया था, मैं अच्छा हूँ, तो एक स्वीट मैसेज बना। तो मैंने वो भेजा। फिर जब मैं महाराणा प्रताप करता था वहाँ पे मैंने नेगेटिव रोल किया था। हाँ तो क्या हुआ था, मैं किसी एक एक्टर फ्रेंड के घर पे गया था, तो उनके पड़ोसी उसमें एक छोटा सा लड़का था। अब छोटे लड़के को टीवी देख के ये कैसे समझ में आया होगा कि ये विलन और ये हीरो, उनको कैसे समझ में आता है पता नहीं। बहुत छोटा था बच्चा, गोद में उठाने लायक बच्चा था। पर उसने मुझे बताया, उन्होंने उनके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि जैसे ही आप स्क्रीन पे आते हो ये लड़का डंडी लेता है और स्क्रीन पे आपको मारता है। वो मारता था स्क्रीन पे जब भी मेरा चेहरा दिखता था। और जैसे ही उस लड़के ने मुझे देखा, वो मुझे देख के इतना रो रहा है, इतना घबरा रहा है। अब मुझे कैसे, वो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि इतने छोटे बच्चे के दिमाग में भी एक्टर्स इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर देते हैं। Oh my God, but फिल्म ऑफ अ लाइफ टाइम, क्योंकि वो जो एंड का सीन था, सॉरी बट जब वो आपको मार रहे थे तो बहुत खुशी हुई। मजा आया ना आपको? कि करना चाहिए और 2-3। चलो निकले। एक बहुत ही एक सेक्रेड बुक है जिसके 7वें अध्याय के 4थे पत्ते के 6वीं लाइन में ये लिखा है। वो लिखा है श्री 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 विशाल जेठवा ने, और उसमें लिखा है कि जीवन का आनंद केवल और केवल में। इसको इस वर्ड को म्यूट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं बोलता नहीं, मैंने सोचा ये आप इंस्पायर हो गए राखी सावंत से। आई फील इट, इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ जल्दी में। एक नया बर्स्ट ऑफ एनर्जी ज्यादा बह गया। सिर्फ उसको म्यूट ऐसा लगा, भक्ति दी। तो YouTube हमें स्ट्राइक देगा ना। ऐसा है? हाँ, इनका क्या, राखी सावंत को नहीं देता, हमको दे देता है बराबर। बिकॉज़ राखी सावंत को पूरा एपिसोड बीप 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 पूरा ही जाए तो रखेंगे क्या? पर वो बुक पढ़ना बहुत प्लीज मुझे आप दे दो एक। मैं जरूर आपको भेजूंगा। उसके सारे अध्याय पढ़ने लायक है। हम अपने ऑडियंस को भी सिखाएंगे। जरूर बहुत गहरी बातें की है उसमें, गहराई से शैलो तक की बात की। होम बाउंड, ऑफ कोर्स हमें होम बाउंड की बात करनी है। मैंने देखी, आई फेल्ट वेरी सैड, इट वाज वेरी सैड, बट वाओ द एक्टिंग, जो थीम्स है, जो वो एक इट हिट्स यू कि डूड रियलिटी ये है, लाइक यू आर सो फार डिटैच फ्रॉम रियलिटी, ये है रियलिटी। व्हाट अ फिल्म, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू।
how was the first day of Homebound? How did Homebound happen? हम्म, और ईशान खट्टर के साथ जो ब्रोमांस है उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन वो एक्सपीरियंस कैसे रहा आपके लिए? मैं एनीवे आफ्टर मर्दानी कुछ ऐसी चीज़ चाह रहा था, मैंने उसके बाद काफ़ी काम किया, बट मुझे वो एक और वापस पुश चाहिए था जो मेरे पोजीशन को, मेरे काम को और मुझे चैलेंज कर दे और थोड़ा एक पुश करे मुझे। तो मुझे हमारे कास्टिंग डायरेक्टर सर का नाम लेना चाहूँगा, जोगी मलंग सर। उनकी टीम से मुझे कॉल आया और मैंने टेस्ट किया, ऑडिशन किया। 2 लड़कों की कहानी थी, मुझे पता था। मैंने पहले शोएब के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन किया था, बट मेरी कास्टिंग नहीं हुई और काफ़ी समय निकल गया, तो मुझे लगा गया हाथ से काम, चलो कोई बात नहीं, कुछ मूव ऑन करते हैं। फिर दूसरी बार मुझे वापस कॉल आया कि जो लड़के कास्ट हुए थे उसमें से एक पर्सन वो फ़िल्म नहीं कर पा रहा है बिकॉज़ ऑफ XYZ रीज़न्स। तो मैंने पूछा, तो फिर दूसरा लड़का, तो बोले जो शोएब का कैरेक्टर किया था वो कास्ट हो गया ऑलरेडी, जो दूसरा पर्सन है चंदन, उसके किरदार के लिए वापस टेस्ट चल रहा है। मैंने उनको तभी कहा कि देखिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मुझे इसको मिस नहीं करना है। आप एक बार नहीं 50 बार टेस्ट के लिए बुलाओ, आपको कुछ भी ऐसा लगे मैं ये प्रिपेयर करके आऊँ, आप मुझे बुलाना। तो दे सेड कि ओके आप आओ। तो मैं टेस्ट के लिए गया, तो उन्हें पसंद आया काम। मैंने बहुत लोगों को कॉल किए कि ये लैंग्वेज मुझे सिखाओ, तो मैंने अपने बहुत लोगों को किया, मैंने प्रेप किया, पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके गया मैं। और मैं ऑडिशन करने गया और उसके बाद 2 राउंड ऑफ ऑडिशन वापस थे। बट एक और लाइफ में चैलेंज ये आ गई कि मेरे राइट लेग पे डोमेस्टिक एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा टेंडन कट हो गया। तो मैं हॉस्पिटल गया, स्टिचेस लिए, फिर मैं वापस टेस्ट करने गया और मैंने उनको बताया कि आप कभी भी प्रोडक्शन में और डायरेक्शन टीम को ये मत बताइएगा कि इसके पैर में लगी हुई है, पर मैं ऑडिशन करने आ रहा हूँ। तो मैं स्टिचेस लेके चला गया ऐसे एक पैर पे, और उन्होंने टेस्ट किया और मैंने कहा कि आप सिर्फ इतना ही लेना, पैर पता नहीं चलना चाहिए कि इसको, क्योंकि ऐसा ना हो कि अरे यार ही इज़ इंजर्ड और ही विल वो नॉट कर बी नहीं एबल टू पाएगा। शूट, तो आई थिंक इसको कास्ट नहीं करते। मैंने बोला ऐसा कुछ मत करना। तो 2 दिन के बाद मुझे वापस कॉल आया कि एक और राउंड ऑफ ऑडिशन हो रहा है, और वो 2 दिन में क्या हुआ, जो मेरे पैर में मुझे पता था कि सिर्फ टेंडन कट स्टिचेस लगे हैं, वो मुझे पता चला टेंडन कट है और उसकी वजह से मेरे पैर की मूवमेंट नहीं हो रही है, तो ऑपरेशन हो गया मेरा उस बीच। तो अब मेरे पैर पे पूरा कास्ट लग गया और मैं वॉकर पे आ गया हूँ। बट मैंने सोचा अभी भी गिव अप नहीं करना है। वो मेरे मन में ये सब चलते रहता है, कर हर मैदान फतेह, मैं हार नहीं मानूंगा, ऐसा सब चलता है मेरे दिमाग में। देन मैं टेस्ट करने गया, वहाँ पे मुझे नीरज सर का कॉल आया। मतलब उन्होंने मेरी बात करवाई कि तो ये तरीके से टेस्ट करना, हम ऐसा कुछ चाहते हैं। आई सेड ओके। तो मैं जो प्रेप करके गया था उसको पूरा कट करके वापस दिमाग को वापस मनाया कि अब इस जोन में करना है। मैंने वो परफॉर्म किया, उनको वापस काम पसंद आया। देन अगेन एक राउंड मुझे बुलाया कि आपका और ईशान खट्टर दोनों को एक बार केमिस्ट्री चेक करने के लिए धर्मा बुला रहा है। तब मैंने से अब तो पता चल जाएगा वॉकर का, क्योंकि मैं सामने जा रहा हूँ। एक पैर पे धर्मा की सीढ़ी चढ़ गया मैं। तो केमिस्ट्री चेक हुई, हमने कुछ सीन पढ़े, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी मैंने अब तक। देन और वो लॉक हो चुका था? नहीं, केमिस्ट्री चेक हुई, इसका मतलब अभी भी देख रहे हैं कि ये दोनों साथ में सही लगेंगे या नहीं। ही वाज अच्छा ईशान, हाँ, या ही वाज ऑलरेडी देयर, ही वाज ऑलरेडी हाँ, फॉर द रोल ऑफ शोएब। फॉर द रोल ऑफ शोएब ही वाज देयर। ठीक है। तो मेरा सिलेक्शन होना था। अब मैं मन्नत मांग रहा हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं रोज़ रात को कुछ नंबर दिया था वो लिख रहा हूँ। हर तरीके से, मतलब क्राफ्ट पे भी काम किया, सेक्रीफाइस भी किया, हार्ड वर्क भी किया, पेन भी उठाया, सब कुछ, मतलब एक साथ अमालगमेशन ऑफ एवरीथिंग, एंड देन आई कुड क्रैक होमबाउंड। तो मुझे सडनली मेरी मैनेजर का कॉल आया कि आई थिंक विशाल, मैंने बात की, इट्स नॉट वर्किंग आउट। मैंने बोला प्लीज़ मजाक मत करना इस समय। मैंने बोला ये ऐसा मत करो मेरे साथ, सच बताओ। नहीं सच में। थोड़ा सैड हुआ, बोलती नो आप सिलेक्ट हो गए इसके लिए। और मैंने बोला बाप रे बाप, क्या हो गया मेरे लाइफ में, वाओ, बहुत हाश फील हुआ। तुरंत घर पे गया, बाहर था, घर पे गया, मम्मी को बताया, मम्मी रोने लगी। और कोई बहुत, मतलब मुश्किल होता है एज एन एक्टर, काफ़ी टाइम लग जाता है ऐसी फिल्म आने के लिए। और जीवन में ऐसी फिल्में, आप अगर 20 फिल्म करते हो ना अपने पूरे लाइफ स्पैन में, तो उसमें से ऐसी फिल्में आप गिन चुन के 4 या 5 निकाल पाओगे। तो भी आई थिंक अच्छा रेशियो है 4 या 5। लेकिन आपको ये पता था स्क्रिप्टिंग लेवल पे कि ये मुझे बड़ी फिल्म होगी? हाँ, मुझे पता था, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता चला था धर्मा प्रोड्यूस कर रहे हैं,
तो धर्मा की फिल्म मिलना इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। नीरज सर मसान के डायरेक्टर, ओके वेरी गुड डायरेक्टर। ईशान है साथ में, ईशान बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत वेल नोन है, रिस्पेक्टेड पर्सन है, और उसका क्राफ्ट मैंने देखा है, मुझे उसका काम एनीवे पहले से ही बहुत पसंद था। और देन मेरी मैनेजर जब मीटिंग करने गई थी तब पता चला था कि इसका लव एंगल है जानवी के साथ। ओके, तो मैंने सोचा ये हर एक तरीके से पैकेज, अब मुझे इसमें घुस जाना, मुझे पागल हो जाना है इसमें। तो मैंने बस वही किया, नीरज सर ने जो बताया मैंने उस पर सिर्फ काम किया और चीज़ें हो गई, पता नहीं। How was your experience with ईशान खट्टर? जो आपका ब्रोमांस है, जो फिल्म में दिखता है वो रियल लाइफ में भी है, और वो दिखता है। हाँ। How did your friendship happen? Okay, तो friendship बोले या bromance? Which do you prefer? We prefer bromance. Relationship between friends. Love relationship between friends. Okay, हाँ. तो हम सोशली एक दूसरे को जानते थे इंस्टाग्राम पे, आई लव योर वर्क, यू आर अमेजिंग, ओ आई ऑल्सो लव योर वर्क, हैप्पी बर्थडे, ऐसी हल्की सी बातें हुई थी, 2-3 मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे। देन फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिले हम प्रॉपर, जहाँ केमिस्ट्री चेक हो रहा था, तब तक फ्रेंड्स नहीं थे हम। फिर हम वर्कशॉप के लिए और ऐसे मिलने लगे, तो नीरज सर का कॉन्शियस डिसीजन था कि आप दोनों को अपना रियल बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा। और रियल बॉन्ड कैसे होता है, आपको एक दूसरे के साथ सिर्फ हाई हेलो गुड मॉर्निंग आई हैव डन दिस दैट उससे नहीं होगा, वो फॉर्मल रिलेशनशिप, वो फॉर्मल हो जाएगा। आपको एक दूसरे के साथ वल्नरेबल होना पड़ेगा, एक दूसरे की इनसिक्योरिटी बतानी पड़ेगी, सीक्रेट शेयर करने पड़ेंगे और ट्रस्ट करना पड़ेगा एक दूसरे को। तो मैं ईशान के घर पे गया, उसने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई, हमने एक दूसरे को अपने ट्रॉमा के बारे में बता दिया, और स्लोली उसका मस्त बालकनी नहीं, एक सी व्यू था घर के विंडो पे, हम लोग खड़े रहे पूरे टाइम, 4 घंटे वहीं पे खड़े हमने बातें की, कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी, वहाँ की बातें की और डेप्थ वाली बातें की, हाँ गहराइयाँ भरी बातें की हमने, और एक सेफ स्पेस क्रिएट किया जहाँ पे हम कुछ भी बोले तो हमको डर ना हो कि ये हमें जज कर लेंगे, क्योंकि रियल फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं। आप बोलते हो, खुल के बोलते हो, पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करते हो, आपके ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं। तो वो टाइम लगा, धीरे धीरे हम खुल गए एक दूसरे के साथ, और शुरू में एफर्ट डालने पड़े हमको उस फ्रेंडशिप को बिल्ड करने के लिए, बट उस दिन के बाद वो क्रैक हो गया। तो सेकेंड डे हम लोग मिल रहे हैं ऑफिस में वर्कशॉप के लिए, तो हम कोई भी बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे में नहीं, हम एक दूसरे को देखते हैं, है ना ऐसा एक दूसरे को हाई फाइव दे रहे हैं। तो मैं समझा कि अब हम दोनों का चीज़ सॉर्ट हो गया। सेम गोज़ विद जानवी के घर पे गया था, हमने डिनर किया उसके साथ, हमने बातें शेयर की और हम लोग कनेक्ट हो गए। मुझे ये भी बहुत स्ट्रेंज लगा कि जानवी मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर पे उसको मज़ा क्यों आ रहा है, ये मिडिल क्लास जोक पे क्यों हंस रही है, इसको बकर करने में मज़ा कैसे आ रहा है। मैंने सोचा ये तो बहुत क्लासी वाली लड़की है, ये तो इसकी अपब्रिंगिंग इतनी अलग रही है, बट नहीं, वो मतलब अलग ही पर्सन है, वो भी मुझे उसके साथ भी बहुत अच्छा लगा। तो ये फिल्म को लेकर मुझे 2 बहुत बड़े गिफ्ट मिले इंसान के तौर पे, ईशान और जानवी। एक गाइड मिले नीरज सर। फिल्म इंडस्ट्री में अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ ऐसा है कि अब यहाँ पे फंसे, अब लास्ट कॉल एक पर्सन को कर सकते हैं, आई थिंक करण सर को, ऐसा कि अब एंड पे आ गए, अब गाइडेंस चाहिए, ऐसा कि अब अभी निकल नहीं रहा है रास्ता, सर यहाँ पे बताइए क्या करना चाहिए। तो और एज अ पर्सन मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर पाया इस फिल्म के दौरान, एक एनलाइटनमेंट हो गया, एक लिबरेट हो गया मैं इस फिल्म को करने के बाद, जो ऐसे मैं आपके साथ आज बात भी कर पा रहा हूँ। मे बी ये बहुत नॉर्मल होगा लोगों के लिए, बट मेरे लिए ये इतनी खुशी की बात है कि मैं इतना रिलैक्स होकर आपसे बात कर पा रहा हूँ, वरना मैं बहुत घबराता था। इंटरव्यूज़, आपके क्वेश्चन आने से पहले मुझे इतनी घबराहट होती कि अब ये क्या पूछने वाले, ऐसी कोई चीज़ जो मुझे नहीं पता है, मैं कैसे आंसर करूँगा, ओह मैं कम पड़ जाऊँगा, मुझे बात करना नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा डर लगता था। तो बहुत अलग ही, आई कांट इवन इमेजिन, क्योंकि ये बहुत अलग साइड है, ये पूरा अलग साइड है। मैं पहले भी कर लेता था, ऐसा नहीं है, मेरे पास बातें यही थी, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था। अटेंशन भी मिलता मुझे, सब था, बट आई थिंक वो एक्सेप्टेंस की दे रही थी कि मैं ऐसा हूँ, आई एम लाइक दिस। और उसके रीजंस मिले ना कि मैं जहाँ से आया हूँ, उसके बाद आपके एक्सपीरियंस आपको ऐसा ही बनाते हैं, तो आप इसीलिए यहाँ पे बैठे हो क्योंकि आपके एक्सपीरियंस ये रहे, आपका काम लोगों को पसंद आया। और अब मुझे ये भी लगता है कि अगर आप यूनिकनेस लाते हो, और लानी चाहिए,
आप जितने अलग हो इंडस्ट्री में आप उतना वेरिएशन लाते हो, ना कि फिर लास्ट में सब जन एक ही जैसे है और एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं और ऐसे बात कर रहे हैं। जब आप वैरायटी लाते हो तो लोगों को पता चलता है कि ये भी पर्सन यहाँ पे पहुंच सकते हैं, ये भी पहुंच सकते हैं, तो किसी एक एक तरीके से नहीं, आना जरूरी नहीं है। यू कैन बी एनीवन एंड स्टिल परफॉर्म। मतलब आप एक्टिंग कर सकते हो फिर भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। हाँ, ओके। तो इस जो फ्रेंडशिप है उसके कुछ BTS सीन्स बताइए, कुछ मेमोरीज ईशान के साथ, जानवी के साथ, जो कैमरा पे नहीं आई है। हाँ। ईशान और मैं जैसे मेरे पैर में लगा था तो हम वर्कशॉप के लिए गाँव जा रहे थे, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन चुका हूँ अरे क्योंकि अभी वो एकदम केयर करता है और मैंने उसको बोला भाई ये लड़का बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा होगा ये बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा होगा। हाँ, फुल ग्रीन फ्लैग है। मतलब एकदम मैं समझा कि लड़कियां उसके साथ कैसा फील करती होगी, मुझे ऐसा फील होने लगा क्योंकि अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ तो हाथ दे देता है, अब मैं इतना लंबा चलना है तो मुझे उठा लेता है हाथ में, कभी कॉफ़ी बनाता है मेरे लिए तो मुझे लगता था यार ये कैसे पर्सन है यार। तो वो था हाथ में उठा के चलना और वो थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। तो और मैं हमेशा ऐसा था कि कुछ चीज़ें बुरी लग गई, थोड़ा सेंसिटिव, ओवर थिंकर, तो मैं उसके पास जाता कि भाई ऐसा हो गया, तो वो मुझे कुछ बताता था तो मैं समझता था यार ये बात तो एकदम सही कर रहा है। हाँ, भले ये डिफिकल्ट है बट ये करेक्ट वे मस्त है, ये बहुत तरीका बहुत अच्छा है कि मूव ऑन कर जाओ, इतनी सी बात को पकड़ के मत चलो, मतलब कीप इट सिंपल। उसके फ़ोन पे भी ये लिखा है कीप इट सिंपल, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि सिंपल रखो, अब क्या है ये है, ओके निकल जाओ। ओके। और जानवी के साथ? जानवी बहुत सही है जानवी क्या है, मिर्ची खाती है वो मैं उसके घर पे गया था तो मुझे लगा कि एकदम ऐसे एकदम वेल बिहेव तरीके से वो फिल्मों में जैसे दिखाया रहता है ना ऐसे खाना वाना खाई देखी, तो मैं ऐसे कॉन्शियस हो गया ऐसे दिखा रहा हूँ, वो धड़ाधड़ चालू है अपना, मैं मिर्ची खाती हूँ विशाल, और ऐसे कभी कभी बहुत ख़राब जोक मारती है वो, पर आउट ऑफ रिस्पेक्ट हंसना पड़ता है मुझे और ऐसे छोटे मोटे जोक करती है, मिडिल क्लास जोक पे हंसती है, और ये तो बहुत शैलो हो गया। बट मुझे ऑन अ सीरियस नोट कहूँ तो उसका रियलिटी चेक बहुत अच्छा है। वो जानती है कि वो क्यों यहाँ पे है, वो जानती है कि उसको जो प्रिविलेज मिला है वो बहुत रेयर है, और एट द सेम टाइम वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करती, वो सामने वाले पर्सन की इक्वली रिस्पेक्ट करेगी, फिर वो चाहे किसी भी थॉट से या किसी भी जगह से वो आ रहा हो। और बहुत डेडिकेटेड है अपने क्राफ्ट में, और सेट पे भी हमेशा हार्ड वर्किंग है वो, और टाइम पे आना, वेल बिहेव्ड रहना अपने स्पॉट पर्सन से या अपने मेकअप पर्सन से, उनके स्टाफ से ऐसे बात करना कि एक पानी का ग्लास दीजिए प्लीज़, ये प्लीज़, थैंक यू, आपके साथ काम करके अच्छा लगा, या ये सारी जो जेस्चर होते हैं कभी कभी नीडेड नहीं होते, बट आपको पता चलता है कि ये पर्सन कैसा है, तो उसकी क्वालिटी बताता है। उसके संस्कार बहुत अच्छे मिले उसे घर पे, मुझे ऐसा लगता है, तो बहुत वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड है, एट द सेम टाइम मस्तीखोर है बहुत यही है। ओके, स्वीट। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन पूछते हैं राइट कि आपने ईशान और जानवी के साथ काम किया, लोग बहुत सारी बातें करते हैं अबाउट बीइंग एन आउटसाइडर इन द इंडस्ट्री, अबाउट नेपोटिज्म, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है? बिकॉज लोग बहुत ही डिबेट करते हैं ऐसे है वैसे है, लेकिन आपने एक्चुअली जिया है फ्रॉम बोथ साइड्स, तो कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो मुझे ये दो शब्दों से बहुत ही तकलीफ होती है, नेपोटिज्म और आउटसाइडर। ये दो बात करके हम इंडस्ट्री को बाइफरकेट करते हैं बिना समझे कि इसका मतलब होता है कि एक ये वाले लोग हैं, एक ये वाले लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडस्ट्री उसमें हर तरीके के लोग हैं, ओके। दूसरे के प्रॉब्लम हमसे अलग होने का मतलब ये नहीं है कि उनके प्रॉब्लम नहीं है। प्रिविलेज होने के बाद भी इश्यूज तो फेस करने ही पड़ते हैं, लोगों का प्रेशर तो मिलता ही है, पर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम अ फिल्म फैमिली उनको एक्सेस कम है।
उनको बहुत अच्छा एक्सेस मिलता है, उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है जो हमको नहीं मिलती। और कभी-कभी वो अपॉर्चुनिटी पे कभी-कभार खरे नहीं उतरते, फिर भी उनके पास दूसरी या तीसरी फ़िल्में रेडी होती है, जो उनके लिए कभी-कभी फ़ेवर में हो जाती है, या कभी पापा, चाचा, मामा कोई उनके लिए प्रोड्यूस कर देता है। हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है। दोनों का अपना-अपना तरीका है, और फाइनली आपके नसीब में जो होता है वही आपको मिलता है, ये मैंने जान लिया है। वो मैं प्रॉपरली समझता हूँ, और मैं अम, कैसे दुनिया को देखता हूँ, मैं सिर्फ़ उन लोगों को देख के काम नहीं करना चाहता, जो सिर्फ़ इंडस्ट्री में इसलिए है क्योंकि उनके फैमिली में कोई बड़ा पर्सन रहा है। अगर मैं उनको देख के आगे बढ़ रहा हूँ, तो फिर तो मैं डिमोटिवेट ही होने वाला हूँ। मेरे इंस्पिरेशन वो नहीं है, मेरी इंस्पिरेशन है अक्षय कुमार सर, शाहरुख खान सर, अमिताभ बच्चन सर, या कोई भी पर्सन जो ज़ीरो से अपनी जर्नी शुरू करके यहाँ तक पहुँचा है। मैं उनको देख के आगे बढ़ूँगा। मुझे डिमोटिवेट नहीं होना है, मुझे काम करना है। और मैं अभी अपने एग्ज़ाम्पल को देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आके ऐसे बात कर सकता हूँ, तो कुछ भी हो सकता है, Yeah. कुछ भी पॉसिबल है। Yeah. ऐसे बाइफरकेट करना मुझे पसंद नहीं है। एक गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है, आपको शायद पता होगा, कीड़ी ने कण अने हाथी ने मण। इसका मतलब होता है, चींटी कितना खाना खाती है? चींटी इतना सा खाना खाती है। और हाथी कितना खाना खाता है? हाथी बहुत खाना खाता है। पर दोनों कभी भूखे नहीं मरते, दोनों को अपने-अपने हिस्से का मिल जाता है। तो वो तो हम शैलो माइंडेड लोग ऐसा सोचते हैं, अरे नेपोटिज़्म है, इसको काम नहीं मिलना चाहिए, अरे ये आउटसाइडर है, इस पे फ़ेवर करो, इसको ये करेगा काम। पर भगवान ऐसा नहीं सोचते ना, उसको तो इक्वली सबका घर चलाना है, और जिसको जितनी ज़रूरत है उतना मिलना है। तो आई थॉरली बिलीव इन दिस कि आपको आपके नसीब का जो है वो मिलना ही है, कोई ले ही नहीं सकता। एक नहीं, ऐसे 50 एग्ज़ाम्पल हुए हैं मेरे लाइफ़ में, और तब जाके ये मैं बिलीव के साथ कह सकता हूँ, और ना कि सिर्फ़ मैंने पढ़ा था इसलिए। इसीलिए मुझे बुकिश नॉलेज से ज़्यादा जीवन के एक्सपीरियंस जो एनरिच करते हैं आपको, और उससे जो आप बनते हो इंसान, वो अलग बनते हो। ये ऐसे इन सारी बातों का मुझे अफ़ेक्ट भी नहीं होता, बट आई नो इट इज़ अ फैक्ट। ये फैक्ट तो ज़रूर है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरे जगह पे कोई दूसरे ऐसे एक्टर को ले लिया हो, जिससे उनकी फ़िल्म को सिर्फ़ एज़ एन एक्टर नहीं, बाकी तरीकों से भी बहुत फ़ायदा हो रहा है कि ओह! ये इस स्टार का बेटा है या बेटी है, बेटी तो मेरे ये होगा नहीं, स्टार का बेटा है, तो इसे कास्ट करते हैं, ये ज़्यादा बेटर हमारे फ़िल्म को ऐड करेगा। या फिर थोड़े फ़ेवर होते होंगे, कुछ बाकी सारे अचीवमेंट भी जब मैंने मेरे जीवन में कुछ आने वाले थे, जो मेरे लाइफ़ में नहीं आए बिकॉज़ ऑफ़ ये सारी चीज़ें। बट इट्स ओके, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। Yeah. तो इसको मैं ऐसे ही एक्सेप्ट करता हूँ, और इसके अंदर भी अगर मैं अपनी इतनी जगह बना पाता हूँ, तो मैं बहुत बड़ा अचीवर हूँ। मुझे तो इस बात पे प्राउड होना चाहिए कि मैं इन सब के बावजूद भी बन पाता हूँ। अपनी जगह बना। सॉरी, आई एम नॉट स्टॉपिंग, क्योंकि मेरे को बोलना है। और जब एक एक्टर के साथ कोई फ़ोटो खिंचाता है, तो इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज़ ऑफ हिज़ टैलेंट। एक्टिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू एक्टिंग ओनली दीज़ डेज़। इट इज़ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक्टिंग का मतलब, एक्टर होना एक अनएम्प्लॉयड प्रोफेशन है। आप आज हो, कल नहीं हो। तो अगर मैं यहाँ तक पहुँच पाया, मैं पहुँच के दिखाया नहीं, अगर मैं यहाँ तक पहुँच भी पाया, तो लोगों को जब फ़ोटो खिंचाते, उनको वो सारी चीज़ों का मिक्सचर मिलता है कि इसने 50 रिजेक्शन फेस किए होंगे। 50 नहीं, बहुत कम बोल रहा हूँ मैं। 600-700 ऑडिशन दिए थे मैंने, कभी सिलेक्ट नहीं हुआ। आराम से वो रिजेक्शन, वो सैक्रिफाइस, वो डायरेक्टर की गालियाँ सुनना, वो ऐसे माहौल में रहना जहाँ आप लेफ्ट आउट फ़ील कर रहे हो, आप डर रहे हो, आपको लगता है कि इंडस्ट्री छोड़ दूँ, आप रो रहे हो, आपको लगता है आपको कुछ आता नहीं है, सेल्फ डाउट है, कुछ नहीं आता है, अब ख़त्म हो गया। ये सब देखा है मैंने। उसके बावजूद भी आप गिव अप नहीं करते हो, और फिर आप 100 में से 1 पर्सन बनते हो जिसको ये जगह मिल जाती है। ये जगह मिल जाती है, तो तब जाके लोग आपकी वाह-वाह करते हैं। क्योंकि एक अच्छा एक्टर घर पे बैठा है, तो वो कोई एक्टर, क्या फ़ायदा उसका? इतने टैलेंटेड पर्सन घर पे बैठा है। मैं जब इंडस्ट्री में बड़ा काम नहीं कर रहा था, मर्दानी नहीं कर रहा था, या होमबाउंड नहीं कर रहा था, तब मैं शायद इक्वली टैलेंटेड था, इक्वली भूखा था, वैसा ही क्राफ्ट आता था, और उतना ही उससे शायद ज़्यादा समय देने के लिए रेडी था। पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ़ तब होता है जब
आप सही जगह पे दिखते हो, तो आई थिंक ये है सही है, बात तो सही है ना? आपका जो रिलेशनशिप पैसों के साथ है वो कैसे इवॉल्व हुआ? लाइक यू सेड इन द बिगिनिंग राइट कि आप बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए, नाउ यू आर सीइंग मनी, यू आर सीइंग अपॉर्चुनिटी, यू आर सीइंग जो अलग लाइफ होती है, तो वो इवॉल्व कैसे होता है और क्या वो आपको मोटिवेट करता है? आई एम नॉट मनी माइंडेड, मैं मनी माइंडेड हूँ ही नहीं। मुझे, मैं जब कुछ सोचता हूँ तो पैसे सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही देख पाता हूँ मैं। अभी भी? हाँ, अभी भी। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी आगे के 6-7 महीने या 1-2 साल अच्छे लगेंगे अगर मैं ये काम कर लूँगा, तो मैं उस लिए भी कर सकता हूँ। बट अगर मुझे गिवन एन अपॉर्चुनिटी, मैं सिर्फ काम इसलिए चूज़ करना चाहूँगा क्योंकि मुझे ये करना है। तो मैं अभी भी वो जगह ढूँढ रहा हूँ। नॉट दैट कि मैं बहुत अरबों-खरबों-पति बन गया हूँ, अब बहुत पैसे आ गए हैं, पहले से लाइफ़ बहुत बेटर हुई है। बट हर स्टेज ऑफ लाइफ़ में आपको ये इश्यू फेस करना ही पड़ता है। कुछ मटीरियलिस्टिक ड्रीम है मेरे जो मुझे अचीव करने हैं। जैसे अगर इफ यू डोंट जैसे नहीं मुझे मटीरियलिस्टिक ऐसा है कि मुझे पहले तो अपना घर, मैं जहाँ रहता हूँ वो खरीद सकूँ, तो वो बहुत अच्छा है। फिर कुछ गिफ्ट है जो मुझे मम्मी को देने हैं, थोड़े महंगे हैं तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। क्या गिफ्ट? वो सीक्रेट है वो भी। सीक्रेट मैनिफेस्टेशन। हाँ, वो करेंगे हम लोग। हाँ। तो आई होप सून मैं वो दे सकूँ। फिर हमें बताना हाँ कि ये हम बताओ। मैंने अरे वो कहा मीडिया था। में वो चीज़ चल रही है कि क्या है ऐसा गिफ्ट, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। Okay. पता नहीं फिर लास्ट में ऐसा भी लगा, अरे ये था, बट मेरे लिए बड़ी चीज़ है वो। हाँ। तो एक है गाड़ी, तो एक अच्छी जो मुझे लेनी थी वो मैंने ली है। कौन सी? मर्सिडीज़ है मेरे पास। वाओ। तो मुझे जो लेनी थी वो मैंने ली। और मुझे एक रॉ हाउस भी लेना है। रॉ हाउस? नहीं रॉ हाउस नहीं, सॉरी, ये फार्म हाउस, सॉरी रॉ हाउस क्यों बोल रहा हूँ? रॉ मुझे लगा सॉरी रॉ एज इन लाइक द अरे स्पाई नहीं, एजेंसी। फार्म हाउस सॉरी तो लोनावला है ऐसी जगह हाँ। पे, और वहाँ पे फिर मुझे जाके एक दो मेरी गाड़ी खड़ी हो वहाँ पे, अच्छी दो तीन तो गाड़ियाँ मुझे अच्छी लगती है। ओके। एक फिर एक थोड़ा लेक जैसा या एक स्विमिंग पूल जैसा एक जगह हो, और थोड़े गार्डन जैसा एक स्पेस हो, एक जिम वाला स्पेस हो, एक म्यूज़िक का रूम हो बहुत बड़ा, भले मुझे सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने ना आते हो, पर हो रिकॉर्ड भी करने का मन किया तो कर सकूं, गिटार विटार सीख लूं, कुछ भी करूं वहाँ पे। और फिर जीवन का शैलो में मज़ा, दोस्तों को बुलाऊं और टाइम पास की बातें करूं, डम टॉक्स, मीनिंगलेस बातें करनी मुझे। एग्जाम्पल, व्हाट इज द लास्ट डम टॉक यू हैड? अरे पूरे टाइम डम टॉक्स ही करते हैं हम लोग। यही इंटरव्यू में डेप्थ में चले जाता हूँ बोल के कि अरे यार अरे बोल दो दिल खोल के बोलो, याद नहीं आ रहा क्या है, देखो। बट मेरा एक दोस्त बना, हमारा एक दोस्त बना है, उसका नाम है कुणाल भोजेवार, सिंगर है, वो भी है बहुत समझदार, बट हम लोग पता नहीं क्या घटिया बातें करते रहते हैं। कभी भी फोन करो, डोपामाइन बूस्टर है वो, कभी भी फोन करो ऐसे शुरू करो, विशाल भाई क्या कर रहे हो भाई, कहाँ मिलना है, चलो भाई। कुणाल भाई क्या कर रहे हो, कैसे हो, वैसा ही अकेला थकेला रोता हुआ और डिप्रेस। बोला क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया क्या? नहीं ब्रेकअप तो नहीं हुआ, बस एक माइनर सा हार्ट ब्रेक समझ लो। ऐसी बातें करते हम लोग, एक घंटे बात करते और फोन कट करने के बाद रियलाइज होता हमने कोई मीनिंग की बात नहीं की। ऐसे कुछ मीनिंग की बात नहीं की। वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत बेहतरीन सिंगर है, बहुत अच्छे पर्सन है, बहुत लॉयल फ्रेंड है। बट हम ऐसी बातों पे ट्रिप करते हैं, एक छोटे जोक आप दोगे ना हमें, हम 1.5 घंटा 2 घंटे, हमने एक बार लाइफ में एक जोक पे हमने 4 घंटे ट्रिप किया। एक जोक पे हम 4 घंटे ट्रिप कर गए, और लड़कियां सारी सोच रही इन लोग पागल हो गए कि क्या है ये लोग, मतलब बहुत ऐसी बात ऐसे ही दोस्त होने चाहिए। यही तब मेरे को समझ में आया कि लाइफ का मजा शैलो में भाई, बहुत मजा आता है ऐसी बातें करने में। ओके, कुछ रैंडम बातें करते हैं। स्किन केयर रूटीन है आपकी? स्किन केयर रूटीन
कुछ नहीं है स्किन केयर रूटीन। फेस झूठ वॉश करके ख़त्म करता हूँ मैं बातों को। बस, हाँ, फेस वॉश करके रात को और सुबह बस इनफ। नो सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाना चाहिए बट मैं वो भी कम करता हूँ। ये सब बातें बोलूँगा फिर ब्रांड वाले बोलते हैं कि यार तुम ऐसी बातें करोगे तो ब्रांड नहीं ब्रांड वाले आएगी। बोलने चाहिए, देखो वी कन्वर्टेड हिम फ्रॉम यूजिंग नो सनस्क्रीन टू और वही यूजिंग द नैरेटिव तो सनस्क्रीन। यूज़ करते आया हूँ मैं। हाँ, देखा। हेयर केयर। हेयर केयर नहीं बट हेयर स्टाइलिंग मुझे बहुत पसंद है। हेयर अगर मेरे अच्छे नहीं दिख रहे तो मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है। सेम। और ये आलिम सर की टीम और आलिम सर की वजह से आदत लग गई है मुझे। अगर हेयर अच्छे नहीं दिखे मेरे तो मुझे मज़ा ही नहीं आता। मुझे कॉन्फिडेंस ही, ये बोलना भी गलत होगा बट थोड़ा ड्रॉप तो होता है। मतलब ऐसा लगता है कि यार मुझे अच्छा दिखना है। हाँ, और हाँ, हेयर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। ठीक है, अभी अल्फा मेल और सॉफ्ट मैन के बारे में बात करते हैं। ओके, आर यू सॉफ्ट मेल? आपको क्या लगता है बताओ? यस। अल्फा मेल तो मैं नहीं हूँ। नहीं, बट यू आर सॉफ्ट, लाइक यू नो, हाँ वो ग्रीन फ्लैग वाइब्स। हाँ। बहुत एग्रीमेंट हो रही है इस सवाल पे। मतलब खुद को मैंने एज ए थर्ड पर्सन भी देखा है और मैंने देखे है कि बाकी लोग क्या क्या कांड करते हैं अपने जीवन में और कैसे कैसे उनके थॉट होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। और मैंने अपने आप को थोड़ा दूर से देखने की कोशिश की तो समझ में आया कि खराब लड़का तो नहीं हूँ मैं। हाँ, आप रोते हो? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने मुझे। मैं नहीं रोता। कभी मुझे भी? जल्दी रोना नहीं आता। मुझे काफ़ी, मैं अंदर से एकदम टूट जाता हूँ, फिर भी रोता नहीं हूँ। यार रोना, पता नहीं अपने आप को उतना छोड़ नहीं पाता हूँ या कभी-कभी शायद इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि अपने इमोशन अटक जाते हैं मेरे, कि अब कुछ फ़ील नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आई थिंक ये मेरा इश्यू है ज़रा। बट आई एनकरेज, या क्या बोलते हैं, क्राइंग को मैं ये करता हूँ। इंडोर्स। हाँ, मतलब कि रोना चाहिए। रोना आपको वीक नहीं दिखाता, रोना आपको पावरफुल दिखाता है कि यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ शोइंग योर रियल इमोशंस। मेरा वो अफ्रेड से नहीं आता, पता नहीं मैं रो नहीं पा रहा हूँ, मेरे को रोना है। ऐसे नहीं बोलते। मुझे नहीं, सच में मुझे ऐसा है कि मुझे अभी रोने का एक ये चाहिए, पर मुझे रोना नहीं आ रहा है। When was the last time? कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं देते, कितने साल पहले, कितने महीने पहले? when was the last time? साल तो नहीं, 5.5 6 महीने पहले रोया था। Okay. तो इतना लंबा भी नहीं है। हाँ। ओके, ठीक है, we'll do a quick rapid fire and we'll close. Done. Okay. Let's do it. Who is one Bollywood movie character, not actor, that you want to go on a date with? कटरीना कैफ के सारे कैरेक्टर? सारे सारे ही। क्यों नहीं भाई? अब उस एक्सपीरियंस के बारे में बात ही नहीं की। हाउ वाज इट विद सलमान खान एंड कटरीना कैफ? ओ माय गॉड। सलमान सर के पीछे एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया था। उसके बाद कट टू बहुत सारी जगह पे सलमान सर को देखा, वो शूट कर रहे, उनका चल के आना, ये सब देखा। सेट पे गया, उसी फिल्म के सेट पे मैंने क्लाइमैक्स शूट किया था मर्दानी का, और पूरे फिल्म में मैंने कोई फंबल नहीं किया, कोई डायलॉग नहीं भूला, उतना वेल प्रेप था। इस फिल्म में भी एकदम सब कुछ सीख के आया था मैं। टाइगर के सेट पे जाके सलमान सर को देख लिया और डायलॉग नहीं निकल रहे मेरे मुंह से, मैं फंबल पे फंबल किए जा रहा हूँ। मैंने बोला क्या कर रहा है विशाल? मैंने डायरेक्टर सर को जाके बता दिया कि सर सुनिए, सलमान सर के साथ मैं ऐसे परफॉर्म कर रहा हूँ, उनको देख के मैं एकदम स्टारस्ट्रक हो गया हूँ और एकदम घबराहट हो रही है, अब मेरे को पता नहीं डायलॉग कैसे डिलीवर करूँ मैं। तो कोई बात नहीं, होता है। और शायद सलमान सर ने भी दूर से ऐसे हल्का सा सुना था, तो आई थिंक वो भी समझे होंगे कि यार इट्स ओके, लड़का क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। फिर आई थिंक 1 आध 2 सीन हुए, उसके बाद मैं ठीक हो गया। सलमान सर को मुझे देखना बहुत पसंद है। मूवी की तरह। हाँ, सलमान सर, हाँ, क्या मस्त बोला है आपने। सलमान सर अपने आप में एक फ़िल्म है, ऐसा लगता है मेरे को। सलमान सर ऐसे सेट पे आते हैं, वो सब मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, मज़ा आता है कि एज़ अ लेमैन हो जाओ थोड़ी देर के लिए, एक्टर मत रहो। और आप लेमैन हो जाओ, ऑडियंस हो जाओ, और सलमान सर सेट वैनिटी से निकल रहे हैं, सब बातें हो रही है पहले ही। सर कब आ रहे हैं सेट पे? सर इतनी देर लगेगी, ओके ओके वेट, सब लोग वेट कर रहे हैं।
फ़ोन आ रहा है, एस के सर ऑन सेट, ओ एस के सर वॉकिंग, तो सर वॉक करते तो उनकी इन्फॉर्मेशन जाती है सेट पे, वॉकी टॉकी पे बातें चल रही, हलचल होने लगी है, फिर सब लोग ऐसे थोड़े ये हो गए हैं, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो जो कमांड है। वो एक ऑटोमेटिक है, उनका ऑरा है, तो वो स्लो ऐसे चल के आते हैं, सबसे मिलते हैं अपने स्टाइल में, मस्त बॉडी होती है उनकी। फिर कभी कभी सेट पे एक बार देख लिया था मैंने, सर ने सेट पे ही अपना कपड़े चेंज करने थे, तो उन्होंने बोला टी शर्ट चेंज करना, लाओ यहाँ पे तो वहाँ दिया, अब सर चेंज मतलब वहीं पे शर्ट टी शर्ट चेंज कर दे। और देखना एक चीज़ है ना, सलमान सर को टी शर्ट लेस, वाह इट्स अ थिंग। ओ जाने जाना। हाँ ओ जाने जाना। तो मैं ऐसे खड़ा था, मैं देखूं नहीं देखूं समझ में नहीं आ रहा है, फिर ऐसे करके मैं देख रहा हूँ सर को। तो वो एक्सपीरियंस था वैसा। क्या कहा उन्होंने आपको? हाँ तो हम सीन कर रहे थे कुछ, तो थोड़ी देर ऐसा गैप मिला, सब चेंज हो रहा था, तो मैं पीछे बैठा था सर के, सर आगे बैठे थे। व्हाट इज योर नेम? तो मैंने बोला, और वो छोटे बच्चे को सिखाया होता है ना पूरा बोलने का, माय नेम इज विशाल, माय नेम इज विशाल जेठवा, वेयर डू यू स्टे? आई स्टे इन कांदिवली सर। मेरा जवाब पूरा आ रहा है। सर मैंने बोला इतना सर ने पूछा है तो मैं भी अभी चीज़ डाल ही देता हूँ। सर आई वांट टू टेल यू समथिंग। टेल मी। सर मैंने आपके पीछे एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया था इतने 2009 में। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी कि सर आई एम शेयरिंग स्क्रीन विथ यू। गुड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू। मिल गया, इनफ है, फिर सीन चेंज हो गया देन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट मील इन बॉम्बे? आप अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाते हो? मुझे बहुत पसंद है पाव भाजी और तवा पुलाव खाना, और मुझे डोसा पसंद है, रास्ते में जो बनता है। किधर? मैसूर मसाला डोसा, कांदिवली में हम जहाँ रहते हैं वहाँ का। मीरा रोड में रहते थे तब, एक रसाज में एक डोसा, रसाज थिएटर है उसके पास, मीरा रोड वाले लोगों को पता होगा, वहाँ पे डोसा इडली ये सब इतना टेस्टी मिलता था, मज़ा ही आ जाता था। हाँ ओके। और यस आई गो टू बंटी जूस सेंटर ऑल्सो, बुरीवली वालों को ये पता होगा, ठीक है, वो मज़ेदार जगह है वो। हम सबके लोकेशंस डाल देंगे। हाँ बंटी जूस सेंटर डालना जी। ओके, अदर देन ईशान, व्हिच मेल एक्टर वुड यू हैव ग्रेट केमिस्ट्री विद? आदर्श गौरव, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आहान पांडे? ओके, आदर्श के साथ इन दिनों शायद ज़्यादा अच्छी दोस्ती होगी क्योंकि हम 3-4 बार मिले हैं। हाँ। ओके, बेस्ट बॉयज नाइट प्लान? वैसे कुछ ही नहीं, एक कमरे में बैठे रहो, मस्ती करते रहो, कुणाल को जोक बोलो पे 4 घंटे 4 घंटे ट्रिप करो और उसको बोलो कि भाई गाना गाओ यार, वही दुख भरे गाने गा के मज़ा आ जाता है। ठीक है, आइडियल डेट नाइट प्लान? नॉटी बोलूं या क्या? कुछ भी बोलो। यहाँ पे ओपन स्पेस, फ्री स्पेस, सेफ स्पेस। हाँ वो अभी नहीं पता चलता ना, हमने रील आने के बाद समझ जाते क्या बोल रहा है लड़का। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले शाम के समय पे पहले बाहर जाओ, कॉफ़ी वॉफ़ी पियो, फिर वापस कहीं ड्राइव पे जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, खाना खाओ, थोड़ा ढाबे वाबे पे खाया तो भी मज़ा आएगा। फैंसी चीज़ें से पेट नहीं भरता थोड़ा, ये बात है। उसके बाद घर पे आके फिर डेजर्ट खाओ। Believe it at that. Your favorite song? और आपको गाना है? मुझे गाना है तो गा नहीं पा रहा हूँ, इतना अच्छा गाना है बट कोई भी गाना? रंजिश ही सही मुझे बहुत पसंद है। ओके। और उसमें पेपॉन का जो वर्जन है, मौका मिले तो पेपॉन सर तक ये बात पहुंचा देना। आई लव पेपॉन सर। हम क्लिप डाल देंगे और सबको बोलेंगे टैग करो, पेपॉन सर को टैग करो। हमारी फिल्म का गाना भी उन्होंने गाया है, बट मुझे मैसेज करना है उनको, मुझे उनको मिलना है, बहुत ज़ोर से मिलना है और उनके कॉन्सर्ट्स अटेंड करने हैं उनके। हाँ ठीक है, तो उन्होंने रंजिशी सही जो गाया है उसमें ये है, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के
लिए आ, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। Wow! Thank you, thank you, thank you. Best way to end the episode. Oh, yes. आपको अगले महफिल में तो जरूर आना है. Please. आना ही है. पेपॉन सर को बुलाओ और मैं हम तो बुला लेंगे, टैग कर देंगे. We'll make this a thing. But thank you so much. आपसे बात करने से बहुत ही फ्री और बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू. और फिर हम आपको पार्ट 2 पे बुलाएंगे जहाँ पे आपके सारे मैनिफेस्टेशंस जो हो रहे हैं पूरे होने के बाद पूरे होने के बाद यहाँ पे आना है. जी. थैंक यू. थैंक यू.